अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और ख़बरें भी होंगी। सबसे पहले बात यह है कि मौसम तो बड़ा ही सुहाना है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा मौसम हो चुका है। और बारिश के बाद जो है वो कल ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा देर एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसी इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी तो आपको सुकून की नींद जो है वो वैसे भी आई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बारिश में लोगों ने खूब इंजॉय भी किया, कहीं रहमत बनी कहीं जहमत बनी, तो शहरियों के लिए तो ऐसा होता ही है। लेकिन असल बात क्या है कि एक तो मौसम खुशगवार हो जाता है और दूसरी बात ये होती है कि जी जनाब, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रेव कर रहे थे कि जी मौसम बेहतर हो जाएगा तो गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी और बारिशों से तो वैसे भी मूड्स अच्छे हो जाते हैं, तो हमारा भी मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन साथ साथ ये है कि आपने ये भी देखना है, अभी मैं आपको अपडेट भी दूंगी कि जो तूफ़ान है उसके हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया है, उस हवाले से भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैंने सोचा कि ज़रूर मैं इस बारे में बात करूँगी, अपने शो का आगाज़ यहाँ से करूँगी कि हम इस मौसम में जो है ना बहुत सारा कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक तो ये कोई बीमारियों में इजाफा होता है जब हम बाहर का फूड या इस मौसम में जो है वो चलते फिरते हम अपना जंक्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि मक्खियों की मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जी जनाब, आप घर में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो तली हुई चीज़ें और इस तरह के मुरगन खानों पे इस मौसम में फ़ोकस कर रहे होते हैं, करें लेकिन हेल्दी ईटिंग की तरफ ज़रूर जाएं। जैसे मैंने अपने शो का आगाज़ किया और मैंने ब्रेकफास्ट में जो है ना वो आज एप्पल भी खाया, तो मैंने कहा ज़रूर, मुझे याद आ गई कि मैंने इसलिए बचाया हुआ था कि मैं जब वापस आऊँगी ऑन एयर तो आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ बातें नहीं हैं, आप लोग सब भी हेल्दी नाश्ता किया करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी जो है ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और सबसे ज़्यादा जो है ना वो साफ़ और सुथराई के ऊपर इस मौसम में ख़ासा फोकस करें। अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में इंतज़ार मत करें कि कोई कूड़ा उठाने वाला आएगा और आपकी गली को साफ़ करके जाएगा, क्योंकि अगर आप उस गंदे माहौल में रहेंगे तो वो आपके लिए भी मुश्किल है, आपके बच्चों को भी बीमार करेगा। हैज़े की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, मलेरिया के केसेस में इजाफा हो रहा है, डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यही है कि हमारे घर, नदी, नाले, गलियाँ हमने साफ़ नहीं रखी हुई हैं। तो इसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन करें। हुकूमत को तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन आपसे भी गुजारिश यही है कि एक तो अच्छा और साफ़ घर में धो के चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट खाना इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, हेल्दी ईटिंग की तरफ बढ़ें। बच्चों को फ्रूट्स खाने की आदत ज़रूर डालें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो लंच बॉक्सेस में उनको हेल्दी जो है वो चीज़ें प्रोवाइड ज़रूर करें। इसी बात के साथ इससे पहले कि हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें, मुझे एप्पल खाना है तो मेहमान जो है कुछ गुफ्तगू करेंगे तो मैं अपना जो है वो खाना पूरा करती हूँ। अशरफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अयाज राना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? हम तो ठीक हैं, आप अशरफ भाई का तो मूड बड़ा अच्छा था, आपके मूड को क्या हुआ था? मेरा मूड सही है, लेकिन वो जब घर से निकलने के बाद अब जब शहर के हालात जैसे आप बता रहे हैं तो लोग समझते हैं कि बस उन्हीं ही को जाना है, मायूसी की बात नहीं उन्हीं को जाना है, किसी और को काम नहीं है। बाइक वाले को पहले ऑफिस पहुंचना है, उसके सैलरी नहीं कट, सिर्फ उसी की सैलरी कटेगी, उसी को सबसे पहले जाना है। ब्रेक लगाएगा, पिस्टन टूट जाएंगे, ब्रेक टूट जाएंगे, ब्रेक नहीं लग सकता, बस घुसना है, निकलना है। कोई गिर जाए तो रोड के उस पार वाले भी खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई गिरा हुआ जरा, वो भाई देख क्या रहे हो, या तो मदद के लिए आ जाओ। आज क्या हुआ है? तो ये नहीं, ये हमारा देखिए मिजाज हो गया है कौम का। समझ नहीं आ रहा किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन लोगों के साथ पल रहे हैं, किन लोगों के साथ हमारा घूमना फिरना हो रहा है। ये आवाम की सोच को मुझे समझ नहीं आ रहा। बोल बोल के थक गए भाई। 1 घंटा हमारा मॉर्निंग शो सुन लो, तुम लोगों के लिए बैठे हुए, जरा तुम लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं। खुदा का वास्ता, ये बंदा 1 घंटा सुन लो, तो अगर मैं खुद बैठा हूँ तो मेरी बारी में मैं 2 घंटे हूँ भाई। मुझे भी सुन लो। उसके बाद आपके टॉपिक्स बहुत है ना, आपके पास टॉपिक्स बहुत है। हम तो सोशल इश्यूज के ऊपर बात करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, लोगों को सिविक सेंस देने की बात करने की कोशिश करते हैं। मेरी तो कोशिश ये है कि लोगों का जो सोया हुआ जो वो सिविक सेंस है ना उसको जगा दूं। अशरफ भाई जो बातें करते हैं ना वो तो सिर्फ धमाके करने की बातें करते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों में इजाफा हो गया, टैक्सेस में इजाफा हो गया, फलाना। तो आज ये डराएंगे ना आपको, डराने के आते हुए मैं बहुत अभी आते मैं आया साथ ही आया और जाम सादिक ब्रिज पे एक गड़ा है और गड़े पे आप हैरान, मैंने दिया तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो अयाज ने बोला अशरफ भाई वो देखें, मतलब जो गड़े में सरिया निकला हुआ है। अब आप सोचें कि उसमें पानी भी जमा है, क्योंकि हम जा रहे होते हैं जब बरसात का पानी होता है तो गड्ढे में पानी आ गया। अब आपको नहीं पता चलेगा, बाइक वाले जा रहे थे और वो गिरे, खातून के साथ थे, वो उनकी मदद करने कोई नहीं आ रहा, उधर सब रुक रुक के देख रहे हैं ना। अब मेन ये कि खुदा ना खासा वो सरिया जो निकला वो पानी था, वो गिरे तो सरिया नज़र आ रहा है, अब वो किसी को लग जाए, मतलब ये इंतज़ामिया के ऊपर सवाल है। और यहाँ पे आपको हमने कई बार इस प्रोग्राम में हमने कहा है कि इस शहर में जो ये दंदनाते हुए फिर रहे हैं और ये जो नशेई अफराद, ये क्या करते हैं, कहीं भी नज़र आता है वो
सरिया काटा। अभी भी मैं आ रहा था 2 जगह, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। 3 लोग खड़े हुए थे और सारे वो बिजनेसमैन लग रहे थे। मैं बिजनेसमैन कहता हूँ। वो खड़े होके जो है ना वो काट रहे हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं पानी निकालने का काम, हालांकि वो सरिया निकाल रहा था। अब इस शहर को बरसात के इन सब के साथ ये जो दूसरे मसले हैं ना, ये अब आप सोचें कि जाम सादिक ब्रिज पे पानी खड़ा हुआ है, उस पर गड़ा है और सरिया निकला हुआ है। उन्होंने यकीनी तौर पर वो सरिया निकाला, वो ब्रिज को कमजोर कर रहे हैं। तो मतलब शुरू होते ही जो है ना इतनी देखें बात हम नहीं चाहते ना, हम नहीं नाश्ते चाहते। में क्या खाकर आए आज? 2 चाय पराठा, पराठा, आलू की कतलियाँ, उसके साथ एक हाफ फ्राई एग। आज घर पे हैं वो। और बताओ कुछ रह गया था? और क्या खाया है? बस एप्पल रह गया था, वो आपने दिया ही नहीं यार। एप्पल और भेजो, बड़ा ही कोई अच्छा, इतना अच्छा एप्पल है आजकल। एप्पल बहुत अच्छा है, इतने अच्छे बहुत जूसी और एप्पल, इतने क्रिस्पी एप्पल्स आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल। ज़रूर खाएं, क्योंकि वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए मैंने एप्पल पे शो रखो यार किसी दिन। नहीं, वो सुनने में एप्पल बहुत सारे लोगों को जब तक खाएंगे नहीं पता नहीं चलता जूसी है। यस, ये अशरफ खान साहब जो बातें कर रहे हैं, ये पत्थर आज तक ये जो ना इनको खुबानी में तब्दील ना हुए, 10 दौरे हो गए इनके शाहबाजी, जब तक खाएंगे नहीं पता है। हमें भी नहीं पता कुर्बानी, चिलगोजे और बादाम और पिस्तों का टेस्ट। आप घूम फिर कर आ गए, पत्थर ना आपने बदले। हाँ, वही खिला दो इन्हें एप्पल भाई। जब देखता हूँ ग्रीन और वाइट वाले पत्थर नजर आते हैं। नए पत्थर ही हैं। वो मुनासबत से रखे हैं, ग्रीन एंड वाइट, झंडे की मुनासबत। अच्छा जी। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और ज़रा वेदर की अपडेट्स भी दे देते हैं आवाम को। सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमने मौसम की बात की, तो मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है, सब कुछ है, लेकिन आपने एहतियात ज़रूर बरतनी है। आज सुबह से हम देख रहे हैं, कल रात से ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो शहर भर में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। कल रात भर बहुत ज़्यादा बारिश रही, कल दिन भर बारिश रही, और जो है ना उसके बाद अभी जो अपडेट्स आ रही हैं वो समंदरी तूफ़ान की भी हैं, और इस हवाले से दूसरा अलर्ट जारी किया गया है। और ये महकमा मौसमियात ने कहा है कि भारत के कुछ ऑफ रन पर डीप डिप्रेशन है, जहां 12 घंटों के दौरान मगरिब जुनूब और की जानिब जो है ये तूफ़ान बढ़ रहा है। और जो समंदरी तूफ़ान है वो 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ जो है वो आ रहा है। और कल सुबह तक सिंध के साहिल के शुमाल के साथ जो है वो बहरे अरब में जो है ना ये उभरेगा। तो ये कहा गया है कि जो साइक्लोन आ रहा है, जो तूफ़ान आ रहा है, उसके ज़ेर असर कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में जो है मूसलाधार बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। और जो ये कहा गया कि ओवरऑल ये जितने भी अजला हैं सिंध के, और जिसमें कराची भी शामिल है, उसमें 31 अगस्त तक जो है वो बारिशें तेज़ जो हैं वो मुतवक्का हैं। और इसी हवाले से ये भी कहा गया है कि जो कराची में समंदर पे नहाने पे पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इस वक्त बुलंद हुआ है। और गौताखोरी पर भी पाबंदी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और तूफ़ान के पेश नज़र ये कहा गया है कि तमाम लोग जो साहिल समंदर पर जा रहे हैं वो एहतियात बरतें और इस वक्त साहिल समंदर पर ना जाएं। दफ़ा 144 के तहत माहीगीरों के समंदर में जाने पर भी 31 अगस्त तक पाबंदी लगा दी गई है। ये तो थी बारिश की सूरत हाल। और बारिश के बाद हमने कहा ना कि रहमत और तूफ़ान जो है वो अज़ियत और ज़्यादा बन जाता है जब बारिश के बायस जो है के इलेक्ट्रिक के 228 फीडर जो है वो ट्रिप कर गए। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जब रात में बारिश हो रही थी तो बिजली नायाब थी। और हमने ये भी देखा कि जो ली मार्केट है, लियारी गार्डन, रामस्वामी सिटी, रेलवे कॉलोनी, जौहर के कुछ इलाके, पीतल गली और हैदराबाद, जहांगीराबाद में भी काफ़ी अरसे तक बिजली मुअत्तल रही, यानी रात भर बिजली गायब रही। इसके अलावा बफर जोन नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची में भी जो है वो बिजली का यही रहा कि तातुल रहा। और कोरंगी, पापोश, लसबेला, पटेलपाड़ा, लांडी, भैंस कॉलोनी और रंगी टाउन, यहाँ पर भी बिजली जो है वो फीडर करने की वजह से उनका सिस्टम मुस्तहकम नहीं रहा। इसके अलावा अगली खबर, सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। और तर्जुमान वज़ीर उमूर का कहना है कि पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद सफ़र हज पर रवाना नहीं हो सकेंगे। गुर्दे, दिल, फेफड़े, जिगर और कैंसर के पेचीदा अमराज को जो मरीज़ हैं उनको सफ़र हज की इजाज़त नहीं होगी। और मुतादिद अमराज मसलन टीबी और जो है काली खांसी वगैरह वालों को भी हज करने जाने की इजाज़त नहीं होगी। उनका ये भी कहना था कि 12 साल से कम उम्र बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो भी हज पर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा MQM पाकिस्तान शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर बरस पड़ी और वो ये कहते हैं जो MQM के अरकान सिंध असम्बली हैं वो सड़कों का जायज़ा लेने के लिए, इलाकों का जायज़ा लेने के लिए, अपने हलकों का जायज़ा लेने के लिए सड़कों पर निकले, इलाकों में निकले। और उन्होंने ये भी कहा है कि बल्दिया उज़्मा की कराची और वाटर कॉरपोरेशन की जो कराची की कारकर्दगी है
उस पर आमिर सिद्दीकी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इंतहाई जो है तशवीशनाक सूरत हाल है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी की लाइनें तबाह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और शहर में जो सूरत हाल है इस पर जल्द अज जल्द वज़ीर आला अबतर सूरत हाल का नोटिस लें और मसाइल को हल करवाएँ। इसके अलावा मकामी तौर पर बनाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स में जो है वो उनकी पैदावार में नुमाया कमी नज़र आ रही है और हमने ये भी देखा है कि जो डाटा आया है तकरीबन उसमें 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई में यानी एक साल में अगले पिछले से लेकर इस साल तक तकरीबन 20% कमी हुई है और ये जो मकामी कंपनीज़ हैं उन्होंने 16,10,000 मोबाइल फ़ोन सिर्फ बनाए हैं, जबकि इसकी तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं और उन्होंने रेन एमरजेंसी सेंटर का भी डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुर्रशीद सोलंकी ने दौरा किया है और उन्होंने कहा है कि खुदा न खास्ता कोई भी अगर नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये बातें तो हो रही हैं, अब इन बातों को देखते हैं कि क्या है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दोनों नुमाइंदगान, उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो एक तो तूफ़ान का अलर्ट जारी किया गया है, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, वेदर अपडेट्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है मौसम की, तूफान के हवाले से भी आपको अपडेट्स भी देंगे, अलर्ट भी जारी किया गया है, सब आपको बताया। लेकिन सबसे पहले आज दर्जा हरारत कैसा रहेगा, और ये तो हमने पहले भी बताया कि महकमा मौसमियात कह रहा है कि आज भी जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान है। इस वक्त भी मौसम हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है और दिन भर भी यही सूरत हाल रहेगी। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कमी आ गई है, बेहतरी आ गई है आज इस वक्त मौसम में भी। लेकिन तूफ़ान के हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया, यकीनन क्योंकि मैंने वो फुटेजेस देखी हैं, वो जो कल तारिक रोड वगैरह पे लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर की, तो पूरा रोड लेवल हो गया है उसका ना, फुटपाथ, और वो तो इतना पानी आ गया था रात की अच्छी बारिश थी। एक छोटा स्पेल था लेकिन बहुत हैवी स्पेल था, जिसने अच्छा खासा इस एरिया में जो काफ़ी अरसे से जो जितनी अब तक बारिश हुई है, भादराबाद, तारिक रोड, PCHS के कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे हल्का बूंदाबांदी थी। लेकिन कल रात के स्पेल के अंदर एक अच्छी बारिश थी, 15 से 20-25 मिनट की बारिश थी, पर हैवी स्पेल था, जिसकी वजह से देखा गया कि पानी जो है बिल्कुल लेवल हो गया, फुटपाथ के साथ एक डबल रोड जो है वो एक जैसे हो गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फ़ौरन 1 घंटे में वो पानी निकल गया है। वो रात भर में हमने ये देखा, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे पानी अच्छा खासा जमा होता है। रात को वो सिचुएशन बनी, लेकिन विद इन एन आवर वो जो है वो तमाम पानी वहाँ से निकल गया। खुद ही निकल गया कि सक्शन पंप्स वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ड्रेन हो रहा है, यानी जहाँ पे वो नाला जाके आगे लगा, वहाँ पंप लगे हुए थे, जिसकी वजह से पानी रुका नहीं। जो मेयर कराची जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमने हर वो चोकिंग पॉइंट्स या वो नालों की जगह पे जहाँ पे पानी आके फंस रहा है, वहाँ पे उन्होंने पंप्स लगा के पानी को प्रेशर दिया हुआ है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि वो सही कह रहे हैं कि पानी जो है वो रुक नहीं रहा, जहाँ से नकास होना है वहाँ से पानी जा रहा है और तेज़ी से जा रहा है। अच्छा, उमूमन हमने देखा इस साल हमने काफ़ी बहुत बेहतर सूरत हाल देखी, क्योंकि हम जब तनकीद करते हैं, लेकिन जो बात है कि आते जाते बारिश नहीं है ना, नहीं वाली बारिश नहीं है, लेकिन अयाज फिर भी मुस्तकिल कंटिन्यू, कल भी बारिश हुई है, परसों में, हालांकि चलो टिप टिप कहें या तेज़ भी बारिश हुई, तो यहाँ तो अगर 15 मिनट भी तेज़ बारिश हो जाती थी तो आप देखते थे कि क्या हाल होता था, कि गुजरना मुहाल हो जाता था। अभी आपको इतना तो होती थी ना, जैसे रात को हुई। अभी हम इसको देखें ना कि महकमा मौसमियात ने जो जारी किया है कि कल से अब तक जो बारिश हुई है, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो अगर देखा जाए सुरजानी टाउन में हुई है, 127 मिलीमीटर हुई है सबसे ज़्यादा। ये मतलब एक ये है कि एक इंडिकेशन है कि इतनी हो सकती है। फिर सेकंड नंबर पे गुलशन हदीद में 46 मिलीमीटर है, नाज़ाबाद और नॉर्थ नाज़ाबाद में जो 45 से 40 है, किमाड़ी पे 42 मिलीमीटर हुई है, शराय फैसल पर 38, जैसे हम बात कर रहे हैं कम हुई है, तो कम हुई है, ठीक है। कोरंगी में जो हमारा इलाका है जहाँ इंडस्ट्री जोन है, ये 36 मिलीमीटर हुई है। नॉर्थ कराची में जो है 32 मिलीमीटर हुई है, और महकमा मौसमियात ने कहा है कि वहाँ पे जो मैक्सिमम जो यूज़ किया गया है कि 32 से 34 इस एरिया में, जो नॉर्थ कराची और इस साइड पे सबसे ज़्यादा जो देखा गया कंसर्न, जो ये मैं देख रहा था अभी, सबसे ज़्यादा सुरजानी टाउन। तो अब वहाँ जो हमें ख़बरें भी आई हैं, क्योंकि नकासी आप कहाँ पे है, अगर आप देखें जहाँ से सुरजानी टाउन जो लगता है, तो आपको देखा होगा ग्रीन लाइन की बस वहाँ से आती है, और उसके सामने तो इतना बड़ा नाला है जहाँ पे बंद पड़ा रहता था वो नाला गंदू कबाड़े में। तो अब अगर हम देखें तो नीचे अगर हम आते हैं तो मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं हुई है। अब मसला ये है कि जो महकमा मौसमियात ने कहा है कि अब जो आके साहिली पट्टी पे जो ये टकराएगा ये तूफ़ान, तो उसके बाद हमारा बड़ा कंसर्न होगा, और 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। 200 मिलीमीटर आप कंसर्न होता है। हम जब बोलते हैं क्लाउड बस्ट,
यानी एक ही जगह पे बारिश क्लाउड बस्ट हुआ, वो 100 मिलीमीटर कम से कम हो तो उसे बोलते हैं क्लाउड बस्ट। अगर ये 200 मिलीमीटर होती है और जैसे वो बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि वो एक जगह ही वो राउंड कर रहा है वो, और वो इतना डेंजर है कि अगर खुदा न खासा आके एक इलाके में आके अगर उसने इतनी तेज़ी से बारिश बरसाई और वो अगर मोर देन 150 या 200 मिलीमीटर हुई तो आप सोच सकती हैं कि कोई भी पंप काम नहीं कर सकेगा। अब इसका ये है कि जो हमारी चोकिंग पॉइंट जो हम कहते हैं कि कराची में अगर देखा जाए 22 से 24 पॉइंट्स हैं। अगर हम जो शहर फैसल है जो आपको नेशनल हाईवे से मिलाता है, मेट्रोपोल से हम निकलते हैं, हम अमूमन यूज़ भी करते हैं, फिर वो आपका नर्सरी आता है, फिर आगे जाते हैं वो कारसाद आता है, फिर एयरपोर्ट का इलाका आता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला क्या है, ट्रैफिक का फ़्लो क्यों रुकता है कि हम मतलब अगर इधर पानी है और ये फास्ट लाइन में कम पानी तो सारे सब इधर आ जाएंगे, यानी फर्स्ट ट्रैक, सेकंड ट्रैक, थर्ड ट्रैक सब मतलब गाड़ियों का अब यूं ही घूम रही होते हैं। सही। अब ये है कि इसका जो प्रोसेस है कि यानी कि ट्रैफिक पुलिस और ये सारा जो ट्रैफिक की रवानी अगर हम देखें, कल भी मैं निकला यहाँ से जब ऑफिस से घर जा रहा था, यकीन करें मैं अपना कुरंगी से गुलशन तक जाने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगे। और वो तो वैसे भी वो जो गुलशन वाला रोड है उसमें तो कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है, तो वहाँ पे तो वैसे ही बड़ा गरक हुआ है। अब वो ये जो प्रोसेस है ना, ये टाइमिंग, अब टाइम कंज्यूमिंग जो है हमारे लिए वो मसला हो रहा, तो इसके लिए है कि ट्रैफिक पुलिस, मुतलका इदारे, KMC और सिटी वार्डन भी है ना वो जो, तो इन सबको उतर के इनको अपना काम करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अब इस वक्त जो है, और सबसे पहली बात एक मैसेज के बिला ज़रूरत जो है निकले नहीं फैमिली को लेके या ये सब, क्योंकि रेड अलर्ट हुआ है। आज छुट्टी भी कमिश्नर कराची ने स्कूलों की दे दी है, तो इस वक्त कंसर्न करके घूमने नहीं निकले। अच्छा, आप लोगों में से किसी का जाना हुआ CV वगैरह पे रिपोर्टिंग करने के लिए? कौन गया है और क्या है, लोग जा रहे हैं कि अभी भी साहिल समंदर पर? लोग तो चाह रहा है लेकिन काम इतने सारे हैं कि वहाँ तक पहुँच मना करा हुआ है ना 144 नहीं, तो रिपोर्ट बनाने भी हम नहीं जा पा रहे हैं ना, हम तो कोशिश में बोलते भी आजकल हर बंदा ये चाह रहा है वो वही जाके मैं बोल दूं कि भाई भेज दे, आज जरा बना के आऊँ कोई यूनिक सी रिपोर्ट एक बना के। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कराची वालों के लिए कि अगर आज सुबह अभी यानी कि अब 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक जो है लो टाइड है, अगर बारिश मूसलाधार होती है तो नकास हो जाएगा पानी का। लो टाइड में भी इस वक्त जो समंदरी लहरें हैं वो 8 फुट तक हैं, जब ये क्योंकि समंदर में हाई टाइड्स आई हुई हैं पर वो है, और जब ये लो टाइड हो रही है उसके अंदर सिर्फ 6 फुट पे जा रही है लहर की जो हाइट जाएगी, लो टाइड में भी 6 फुट पे जा रही है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा हमारी इस दौरानिए के अंदर। अगर बारिश होती है तो हमें नकास करने में थोड़ी सी जो सेवरेज का मसला है, क्योंकि हमें पंपिंग करनी पड़ती है समंदर में पानी भेजने के लिए। जब हाई टाइड हो जाती है तो जो हम बचपन में सुनते थे ना कि कराची समंदर से नीचे, जब हाई टाइड होती है तो हम नीचे आ जाते हैं, समंदर का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है, और कराची की सेवरेज का सिस्टम जो है जिसने आखिर में जाना समंदर में ही है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमारे बल्दियाती इदारों को। तो इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी ज़रूरी है कि समंदर की हाई टाइड और लो टाइड का जो टाइमिंग है, वो इस टाइमिंग के दौरान अगर बारिश होगी तो पानी शहर में आपको नज़र आएगा। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वही वाली बात है कि उस वक्त में निकलने से भी एहतियात करें, क्योंकि फिर रोड भी बंद होंगे, गली मोहल्लों में भी पानी होगा, तो उस वक्त रात की बारिश खतरनाक हो सकती है। 8 बजे के बाद हाई टाइड्स आएंगे रात में आज। अच्छा, रात में ही हो जा रही सारी ज़्यादातर बारिश, है ना, तेज बारिश हो रही है, इतनी डिप्रेसिंग हो जाती है। वो फैसिनेट नहीं करी, वो बस देखा और मैं भी आके जो है ना बस लेट गया, मैंने कहा बस सही है, हो गई अब तेज बारिश। मुझे भी रात में बारिश, दिन की बारिश होती तो दिल करता है कि आप खड़े भी रहें, गैलरी में रहें, नीचे जाएं गाड़ी से या पैदल भी घूमने चले। मैंने तो कल दिन में बारिश बड़ी इंजॉय की, घर जाके खुश नसीब है, बड़ा मजा भी आया, एंजॉय की। टाइम मतलब हम लोग यहाँ से निकल के रास्ते में करके 8 बजे तो घर पहुँचे थे। नहीं तो एंजॉय करने की जरूरत थोड़ी, आप ऑफिस के बाहर निकल के एंजॉय कर लेते। सही बात है। देखिए, आपको गाड़ी चलाने वाला जब मिला हुआ हो तो वो जो रास्ता घर का ना वो आप एंजॉय कर लें, और अगर खुद गाड़ी चला रहे हो तो वो एंजॉयमेंट नहीं होती, वो स्ट्रेस और टेंशन ही होती है। चलाना होती है गाड़ी, वो उसके बाद तो ऑटो पे भी गाड़ी डाल देना तो वो खुद ब खुद घर ले जाएगी आपको, जहाँ से आप गाड़ी चला के घर लेके जाती हैं। सुन रहे, हाईवे पे ऑटो पे चला रही है तो एक ही बात है ना, वहाँ तो वही तो कह रहा हूँ, और क्या वहाँ यही वो ड्राइवर्स है जो वहाँ पे अजियत दे रहे होते ना, जिनको डिपर भी मार दो ऑटो पे लगा के, मैं नहीं हटूंगा अपने ट्रैक से, वही ऑटोमेटिक ड्राइवर गाड़ी को क्रूज पे डालने खुद ही चलती रहेगी। हाईवे पे जी क्रूज का काम नहीं होता, क्रूज का ही काम है ना, स्पीड कंट्रोल है, अंदर काम आता है, मेरा गाँव शुरू हो रहा है वहाँ क्रूज काम आता है। जाए ना आप इनसे पूछें तो रोज जाती हैं, वो जो एक नया टाउन है इस शहर का, तो वहाँ पे जाते हुए रिक्शा भी आ रहा होता है, चिंची भी आ रहा होता है, रॉन्ग वे भी आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे इनको लॉन्ग ड्राइव पसंद थी ना बचपन से, तो इस वजह से तो घर मान लिया। बचपन से तो मेरे फ्रेंड बने ना, स्कूल में साथ ही होते तो वो अल्लाह मियां ने पूरा कर दिया इनकी ख्वाहिश, इतना दूर इन्होंने घर ले लिया, रोज़ ड्राइव करती हैं, रोज़ आती हैं, रोज़ जाती हैं, क्यों मज़ा आता होगा ना। इनने तो कुछ बहुत माशाल्लाह। खैर मैं ये कह रही थी कि मौसम जो है ना दिन में तो एंजॉय करने वाला था, लेकिन रात की बारिश वाकई बड़ी क्योंकि आपको रात में भी जो ना
जब हवा इतनी तेज थी तो वो क्या हो रहा था कि आपकी नींद से ना बार बार आंख खुल रही थी, खिड़कियां दरवाजे मैंने बताया ना इतने बज रहे थे और मुझे लगा कि अब थोड़ा कम हो जाएगा, अब बारिश का दौर, लेकिन वो सुबह तक जारी रही। तो चलिए खैर, लेकिन आप सबने ख्याल रखना है। और जी के इलेक्ट्रिक ने भी तो तोहफा दिया बारिश का, हमेशा की तरह खूब फीडर स्ट्रिप हुए, खूब इलाके में जो है वो बिजली बंद रही। लोगों ने अभी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बताया, हमारे अपने ऑफिस में भी, कि जो है रात भर लाइट नहीं थी। जी तकरीबन 240 से 280 फीडर जो है अप एंड डाउन ट्रिप हुए। और ये वो है कि के इलेक्ट्रिक भी जो जैसे कि वो अपडेट दे रहा होता है, अगर हम ये समझ जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पानी खड़ा हो जाता है ना, वहाँ रिपेयर और मेंटेनेंस का मसला हम भी मतलब कभी कभी लड़ जाते हैं। जैसे मेरी तरफ अगर लाइट चली गई और जो हमारे साथी कहते हैं तो मैं उनको मैसेज भी करता हूँ, मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया उधर कंप्लेन करें। अब ये क्या है, जो सूरत हाल है इस वक्त बारिश की, तो हमें भी थोड़ा कूल डाउन होना पड़ेगा। और फिर एक मैसेज के मैं बहुत डरता हूँ, मैं बिजली के मामले पे बहुत डरता हूँ कि अगर बारिश हो रही है तो मैं बिल्कुल बिजली कोई भी इक्विपमेंट के पास नहीं जाता हूँ। क्योंकि आपको पता ही नहीं कहाँ से उसकी अर्थिंग हो रही है या ये सब। तो इस वक्त अब नहीं सुनेंगे, अब बोलते रहेंगे, बेगम को भेज देते हैं आप। नहीं जाते ही नहीं हूँ ना, बिजली गई भी है या ट्रिप हो गया तो छोड़ दो उसको, उनको तो नहीं भेज सकता आप चाहिए करनी जाऊँ तो बेगम देख रही होती हैं, आप क्यों ऐसा करती हैं? अच्छा जी, आप क्या चाह रही हैं वैसे? सब सारे जितने आपके पास सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आप सबके साथ क्या चाहती हैं कि वो घर ना जाए? नहीं, उसके बाद हम सलानी की लाइनों में लगे हुए हैं, हमें खाना मिलना बंद हो जाए। आप तो कतलियां अंडा सब कुछ आपका तो शाम तक गुजारा हो जाएगा। आज बेगम की छुट्टी भी है तो कुछ ना कुछ करके। बेगम की छुट्टी नहीं है, बेगम का लाइव शो है। अच्छा अभी तो है ना, लेकिन अभी शाम में जाना है। आज ऐसी लग रहा है ऐसी बारिश होगी पहुंच ही नहीं पाई। नहीं, मैंने पहले बोल दिया शो खत्म होते ही इंतजार नहीं करना, रात की बारिश है, बस फौरन घर आ जाएगा, वरना टेंशन रहेगी कि फिर मैं जा नहीं सकता। हाँ वही, और जाने वाला ज्यादा फंस जाता है। मैं पहले फंसता हुआ जाओ, फिर फंसता हुआ आओ। यानी जूम आईने सब मैसेज नहीं, मैंने ये समझा दिया सुबह, बिल्कुल बैठा के, जब मौसम की चल रही थी सुबह हेडलाइन मैंने दिखाया, मैंने बताया देखें ये इस तरह का रात का है मसला, शो खत्म होते ही बस बैग उठाकर आ जाए। दादाजी ने समझा दिया। मैं बेटा अगर फंस गई तो मैं नहीं आऊँगा, इसलिए फंस गई तो बंदी फंस गई है ना। तो आप ये इतनी हम बातें कर रहे हैं, लाइव शो में कॉल ना आ जाए कहीं, हमारे यहाँ कोई सिस्टम मिलाओ होता यार, तो सना को कॉल मिलाओ जरा, सना से आज बात करें, बहुत अरसा हो गया लाइव कॉल मिलाए। लेकिन पहले ज़रा आयमा को भी अपडेट ले लेते हैं, फिर शामिल करते हैं। तो आयमा अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो ये बताएं कि बारिश इस वक्त हो रही है नहीं हो रही है, और जैसे अभी उन्होंने बताया है, अयाज यहाँ पे कह रहे हैं कि शाम में हैवी स्पेल होगा, हाई टाइड जो है वो होगी और बारिश तेज़ होगी। क्या बता रहा है महकमा मौसमियात, आज कितनी बारिश मुतवक्के है, होगी नहीं होगी, क्या सूरत हाल है? वालेकुम अस्सलाम रमशा, बारिश के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी जो है वो शहर में गरज चमक के साथ बादल जम के बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और जैसे कि अभी अयाज भाई भी बता रहे थे कि शाम में जो है वो बारिश मुतवक्के है, लेकिन दोपहर में भी जो है वो इस महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बादल जो है वो बरस सकते हैं। और इस वक्त भी अगर मौसम देखें कराची का, बाहर अगर आप स्टूडियो से बाहर निकल के मौसम देखेंगी तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मौसम जो है वो बारिश वाला बन चुका है। काले सुरमई बादल जो हैं वो छा चुके हैं, काली घटा छा गई है, जबकि तेज रफ्तार हवाएं भी जो हैं वो इस वक्त चलना शुरू हो गई हैं। और जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई थी कि कराची में इस स्पेल के तहत 100 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, तो हम देख रहे हैं कि इस बार जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। और गुज़िश्ता रोज सुरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर बारिश भी जो है वो रिकॉर्ड की गई, वरना अमूमन ऐसा होता है कि पेशगोई की जाती है और बारिश नहीं होती है, तो जिसकी वजह से महकमा मौसमियात को भी हम झूठा कहने लगे थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने पेशगोई की थी बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो बादल बरस रहे हैं। मैंने सरफराज साहब को आज क्लियर कर दिया है। सरफराज साहब छुट्टियों से वापस आ गए या दूसरे वाले ही दे रहे हैं, ये तो पूछें। सरफराज साहब आ गए छुट्टियों से वापस? आयमा बिल्कुल रमशा, सरफराज साहब जो है वो वापस आ चुके हैं छुट्टियों से, और अब जब वो छुट्टियों से वापस आए तो वो तूफान जरा साथ लाएं, वो आयमा समुद्री तूफान के हवाले से, जिसका नाम भी जो है वो अब तजवीज़ कर दिया गया है, असना नाम जो है वो इसका तजवीज़ किया गया है। और इस वक्त जो समुद्री तूफान है वो कराची से जुनूब मशरिक पे 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और आहिस्ता अच्छा आयमा जुनूब मगरिब ये बताइए, जुनूब मगरिब ये वो सब समझ में आ जाएगा हमें, लेकिन और ये बहुत रेयर फिनोमिना है। जैसे कि कल भी सरदार
वकार सरफराज से जब बात हुई तो उनका ये बताना था कि अगस्त के महीने में और मानसून के सीजन में बिलखसूस ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरीके से जो है वो अच्छा आयमा, वेरी क्विकली आप मुझे सुन पा रही हैं? हो जाए, और इस दफा हम देख रहे हैं कि ये भी एक मौसमियाती तब्दीलियों का एक फिनोमिना कह सकते हैं इसको, कि ये रेयर फिनोमिना है जो कि अगस्त के महीने में हमें जो है वो ये डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये तूफान कराची के साहिल से टकराता है तो काफी ज्यादा खतरे की घंटी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से भी बजा दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पानी जो है वो आबादी में दाखिल होने का इम्कान है, जो साहिल के करीब आबादी है उनमें दाखिल होने का इम्कान है, जबकि साथ ही साथ जो है वो इसके। बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें पूरी तफसील से आगाह किया कि जी क्या होगा। मैं पूछना पता है आयमा से क्या चाह रही थी, मैं ये चाह रही थी कि जो साइक्लोन्स के नाम रखते हैं इसका किसी को पता है क्यों रखते हैं? मुझे पता है इसके बारे में, मैं चुप बता रहे देता हैं हूँ। अभी आप हम इस बार ब्रेक पे जा रही हैं? नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं साइक्लोन का बताना चाह रहा था। नहीं, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि जो साइक्लोन्स के नाम रखते हैं, अयाज आप बता रहे थे आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि क्यों रखते हैं, तो क्या साइंस है इसके पीछे? इसके पीछे साइंस ये है कि जो सबसे पहले इसके ऊपर वर्क करता है, अच्छा, कोई पूरा रीजन के अंदर, जो इस रीजन के अंदर साइक्लोन को डिफाइन करता है या ढूंढ लेता है या वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है कि ये डिप्रेशन जो है साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो ये सबसे पहले इन्फॉर्म करता है उसके नाम पे ये सवाब दी दे, या तो वो अपना नाम दे दे या वो कोई नाम रखना चाहे तो वो नाम रख दिया जाता है। ये इंटरनेशनल होता है या कोई डिपार्टमेंट होता है? शख्स है, डिपार्टमेंट है, जो भी इसको पहले मॉनिटर कर लेता है वो अपने नाम से वो मंसूब कर देते हैं। एक कतरीना बड़ा नाम चला था तो लोग सोचते थे कतरीना नाम क्यों रखा गया, बड़ा मशहूर एक साइक्लोन आया था जिससे लोगों के अंदर आगाही आई थी। तो उसी के बाद मैं भी इसके पीछे लगा था, तो पता लगा तो पढ़ा तो पता चला कि जी ये कैटरीना के चक्कर में। अच्छा, सुनामी वनामी आया, ये उसके पीछे नहीं पड़े? नहीं, कैटरीना के पीछे पड़ गए। मैंने यही सोचा ना, ये एक नाम है, नाम के पीछे साइक्लोन को क्यों दिया जैसे ये किसी और के पीछे पड़े हुए। अशरफ भाई मैं बोलूंगी, बता दें, ये ना हो कि कोई मुश्किल हो जाए। फिर आप चाह रही, आप सैलानी की लाइन में लगवाना चाह रही है। भाभी को बोलो कि भाई इसमें कोई सीरियस नहीं है, आप कहीं घर में ही अशरफ भाई को बेचारे, और सैलान भी करीब सर्दी में, और सर्दी में कह रही हूँ अगर बारिश में बेचारे रात की बारिश जब बाहर खड़े रहे। आजकल जो है ना टेक अवे का भी वहाँ पे खाने का तो देखे मसला इतना ज्यादा नहीं है इस शहर में, मसला पेट भरने का नहीं है, शेल्टर का मसला। और बारिश में तो वैसे ही शेल्टर नहीं है। अशरफ खान साहब बिल्कुल, ये चार दोनों मिलके ना ये बता दें। अच्छा, तो आप कतरीना छोड़े, अशरफ भाई के बेचारे ऐਵੇਂ ही बदनाम हो गए, क्या कतरीना के पीछे कैसे पड़ गए? कौन? आप। अच्छा, नहीं, उसके बाद मैं ये देखना चाह रहा था कि नाम किस तरीके से। अच्छा, ये भी तो है ना कि ये एक तरीका कार है भाई, अब दो लोगों ने अलग अलग नाम रख दिया, फिर क्या करेंगे, कैसे झगड़ा खत्म करेंगे? नहीं, जिसने सबसे पहले देखे, सबसे पहले इन्फॉर्म वो करेगा ना, जिसने देखा है वो कह रहा है कि ये एक जो मैंने डिटेक्ट किया है, ये साइक्लोन आगे जाके ये डिप्रेशन जो है साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, उसको फिर मॉनिटर किया जाता है। जो पहले सबका एक तरीकाकार होगा ना, जहाँ सब बैठे हुए एक दूसरे के यहाँ समंदरों को कोऑर्डिनेशन में होंगे, कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो बताते हैं कि ये सब अब वो वाला दौर थोड़ी है कि खत लिख के भेजेंगे तो पहुंचेगा, कबूतर जाके भेजेगा कि ये हमने देख लिया समंदर, अब यहाँ पे तूफान। अशरफ भाई का दौर खत्म हो चुका है, दौर खत्म हो चुका है, तो अब आपका दौर शुरू हो गया है, तो इसलिए यही सुनना चाह रहा हूं। गर्दिश में है अशरफ खान साहब। अच्छा जी, एक और खबर है अशरफ भाई आपके लिए, वो ये है कि MQM पाकिस्तान शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी पर बरस पड़ी है। कौन से बादल की तरह बरसे हैं ये भी डिप्रेशन की तरह ही बरस। वो अपना डिप्रेशन, मतलब इनके दौर की अगर कहते हैं जी। अच्छा, खड़का किसको रहे? बल्दिया उज़्मा कराची वाटर कॉरपोरेशन, और उस पर कह रहे हैं जी वज़ीर आला सिंध सख्त नोटिस लें। अच्छा, जब इनके वसीम अख्तर मेयर कराची बने थे तब ये लोग सो रहे थे, मैंने तब क्यों नहीं नोटिस किया? वो उनको कोई बात बोलो, मैं भी गया था वसीम अख्तर साहब की, तो उनको क्या था, इख्तियारात नहीं है। अच्छा, जब डकैती पड़ी उनके घर पे वसीम अख्तर साहब के, तो माशाल्लाह से करोड़पति निकले वो। मतलब एक ही रात में डकैती पड़ती है, और अगर उनसे पूछा जाए किसी भी इन सब सियासतदान से पैसे कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम, तो समझ रहे हैं ना 7 ख़ानदान में मौत हो जाएगी। मेन ये है कि इस पाकिस्तान में करप्शन सबसे बड़ी वजह है कि मुल्क की तरक्की नहीं हो रही है।
अल्लाह ताला ने, मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क को सब कुछ दिया हुआ है। हम देखें एग्रीकल्चर, हम बहुत आगे हैं। हम देखें फल, आपके पास सब हैं, सब्जियां आपके पास हैं। आप अगर देखें कपास है आपके पास, गंदम है आपके पास, चावल है, आप गिने ना उंगलियां। सहरा, समंदर, पहाड़, नदियां, नाले, हर चीज का निजाम मौजूद है। चार मौसम है, बर्फीले इलाके अलग हैं, लोग तरसते हैं सहराई कि इलाके मौसम अलग हैं बदले यार। और हम फिर भी रो रहे हैं। मतलब जन्नत है, हमारे जन्नत। पास एक मौसम है सिर्फ, बरसात 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 बरसात, ट्रॉपिकल बारिश जो आपका सिंगापुर, थाईलैंड, और आप अपर चले जाए तो सर्दी 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 है। तो मतलब भाई तो हमें अल्लाह ताला ने जब सब दिया इसका फ़ायदा उठाएं। कराची को किसने कंक्रीट का जंगल बनाया? आप लोग सो रहे थे, आप बोले हो कराची का आपने सिटी वार्डन लाए। क्या कर रहे हैं सिटी वार्डन? एमकेएम के दौर में है ना सिटी वार्डन के, शहरियों की सहूलत के लिए। अब सिटी वार्डन को पैसे देने के लिए नहीं है। कमाल के दौर में ठीक है, फिर आप इधर आ जाए। अब मेयर कराची अगर हैं तो मेरा ये है कि मैं खड़ा हुआ साथ मेयर मुर्तज़ा वहाब के, और दो लोग खड़े करें ना, वसीम अख्तर साहब, मुर्तज़ा वहाब के, तो मुर्तज़ा वहाब खुद उतर के वो रो नहीं रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है, वो नहीं। वसीम अख्तर साहब को कुछ बोलो इख्तियारात नहीं है, केएमसी काम नहीं करी इख्तियारात नहीं है, कुछ कहो इख्तियारात नहीं है। तो अब आप कैसे बोल सकते हैं? तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बोला था जब मेयर कराची वो बने, कोई काम का बोलो तो इख्तियारात नहीं है। अब यहाँ वो इख्तियारात का रोना नहीं, खुद उतर के काम करा रहे हैं। भाई तो रो भी तो नहीं सकता ना। मुर्तज़ा वहाब के पास रोने का जवाब क्या है? सीएम उनका है, 15 साल से हुकूमत उनकी है। नहीं वो तो है, लेकिन तो अब एक फंड्स उसके पास मौजूद हैं। कराची उनका का कहना ये है कि उस वक्त भी हालात बुरे थे, उनका कहना ये है। वो दूसरी पार्टी का था, और ये मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर साहब का रोना बनता भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी हुकूमत में वो तो है अपनी हुकूमत में। लेकिन जब जो शिकायत कर रहे हैं, जो खबर पे हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस जमाने में क्या परफॉर्मेंस थी, तो उनका मतलब बात ये है कि वो बात तो छोड़ देना, इनको इतनी तकलीफ थी, एमक्यूएम को तकलीफ हो रही है ना अभी कि शहर में काम नहीं हो रहा, तो लड़ लेते इलेक्शन। हमने थोड़ी हाथ पकड़ के बाइकआउट कराया था इनका, बाइकआउट तो खुद किया था ना, इलेक्शन में बाइकआउट करके बैठ गए थे। लड़ लेते भाई आप इलेक्शन, होते आपके नुमाइंदगान, लड़ कर लेते आप पूरे शहर की सफाई, ओन तो करें हमारे शहर। कल एक और खबर आप बोलते हैं ओन नहीं करते अपने शहर को, आप बाइकआउट करके बैठे थे, हमने तो उंगली पकड़ा के नहीं बोला बैठ जाओ हैदराबाद के अंदर अपने आप को बंद कर लो। कल एक और खबर आई है रमशा, आप हैरान होंगी कि जो आपके बरसाती नाले हो गए या सीवरेज है, उसमें से बोरियां फिर निकलनी। कौन डाल रहा है ये बोरियां? ऐसी सवाल करने का दिल कर रहा है। मतलब वो मेयर कराची तो जाके डाल रही हो। मेयर कराची की कारकर्दगी को रोकने के लिए जो काम हो रहे हैं वो भी तो देखा जाए ना। यानी आप सीवरेज जो है उसके अंदर आप बोरी भर के डाल देंगे, वो सीवरेज का पानी जाएगा नहीं, जाए उबल के बाहर आ जाएगा। और कौन परेशान होगा? वो लोग जो डालने वाला वो परेशान नहीं होगा। मेयर कराची में जो आवाम वहाँ से रोज़ आती जाती है। मतलब आप ये जो अपने हलकों में निकले हैं, अब वही वाली बात है ना कि अपने हलकों में निकले हैं, तो भाई आप भी कुछ तो करा सकते हैं अपने हलकों में। आप ज़ाती तौर पे भी पर्सनल कैपेसिटी में भी देखिए, मैं जमात इस्लामी जो बताया इतना पैसा है तो भाई आप लगाएं शहर पे। जमात इस्लामी जो यूसी जीती है मुख्तलिफ इलाकों में आप आएँ, मैं फेडरल एरिया गुलशन में आप जाएँ, जो पार्क तबाह बर्बाद थे उनको उन्होंने आबाद कर दिया है। ठीक है, अब यूसी चेयरमैन और ये काउंसलर और ये सब जाके जब काम कर सकते हैं उस लेवल पे, और कराची शहर के लिए उनको सहूलत दे रहे हैं, पार्क बना दिए बच्चों के लिए। वो ऐसा था कि कचरा डाला हुआ था, लोगों ने वहाँ अफीमची बैठे हुए, नशे ही बैठे हुए, अब वो सब साफ़ करके लोगों को उन्होंने उसको प्रॉपर्टी का वो बना दिया कि आप इसकी देखभाल। केयर टेकर्स हैं। केयर टेकर वो कौन है? इलाके के लोग। और वो भी देख रहे हैं, हमारी माँ बहनें जा रही हैं, आप लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, उनको टॉप बना के उन्होंने इलाके के वहाँ पे बैठा दिया, वो देख रहे हैं। अब मैं भी जाऊँगा तो मैं भी डरूंगा ना। कोई भी अगर फैमिली अगर घूम रही है और लड़के अगर आ रहे हैं तो अगर बुजुर्ग बैठा हो वो भी डरेगा, भाई वो कहाँ जा रहे हो बेटा। और जब पूछते हैं तो नहीं होता है। तो ये काम जमात इस्लामी कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी तो जीते हुए ना। कितनी सीटें हैं 14 अयाज साहब कौमी असेंबली में इनकी? 14। ठीक है। अच्छा, अपोजिशन में भी चल रहे हैं मिजाज के तौर पे जो इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, इससे पहले भी तो आया था ना फारूक तार साहब जब कह रहे थे, हाँ धमकियाँ लगा रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, हुकूमत में भी है। मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ अभी क्या चाह रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। अच्छा, आप दोनों की हमने टॉप स्टोरी में बात नहीं की, लेकिन मुझे खबर याद आ गई आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप लोग बिजनेस जो है वो रिलेटेड न्यूज़ देते हैं। अच्छा, हमने क्या देखा है, अभी पिछले दिनों खबर थी कि जी करेंसी नोट्स चेंज हो रहे हैं और ये कहा गया कि दिसंबर से चेंज हो जाएंगे। अभी आपने जब ये, मुझे पता है कि क्यों याद है, आपने करप्शन का जिक्र किया कि भर लेते हैं,
तो अब जिन्होंने जो नोट भरे हुए अशरफ भाई, वो क्या होगा? अभी बैंकों में जाएंगे नया नोट लेने के लिए? अच्छा, जिनके पास घर में भी करेंसी है, जो लोग सेव करने के लिए अपने पैसे रखते हैं, तो उनका क्या चक्कर होगा? ये नए नोट आएंगे, अभी तब्दील करा लें, आने के बाद होंगे, क्या तरीक़ाकार होता है उसका? और इसको चेंज करने की रीज़न क्या है? देखिए रमशा, पहले तो एक चीज़ बताऊं, जो इस्लामाबाद से कोड हुई ये खबर, हमने ये खबर जो है जनवरी में दी थी। मॉनेटरी पॉलिसी आती है जनवरी में और जुलाई में। सही। गवर्नर स्टेट बैंक से हमारी बात हुई थी गैर रस्मी, क्योंकि कैमरे पे बात नहीं हुई थी, तो उन्होंने वो बताई थी। हमने जनवरी में ये खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि डिज़ाइनिंग की पे सारे मीडिया पे खबर चली थी, और इसमें ये होता है कि डिज़ाइन के लिए आर्ट जो आपके हैं उनको स्टूडेंट्स को लाएंगे, उनके साथ बेस्ट डिज़ाइन को अवार्ड भी मिलेगा, कुछ ऐसा भी था। तो अब इसकी खबर का जो एक्चुअल थीम क्या है कि दिसंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा, इस साल के दिसंबर तक, और अगले 4 से 5 साल में ये करेंसी नोट चेंज होंगे। अच्छा, हम तो समझ रहे हैं दिसंबर में चेंज हो रहे हैं। अच्छा। अभी समझना ये है कि अगर हम 5000 की डोमिनेशन का जो नोट है, अब वो कितनी मार्केट में सर्कुलेशन है, फिर आपका 5000 के बाद 1000 का है, 500 का है, 100 का है, 50 का है, 20 का है, फिर 75 रुपये का भी आ गया। इन सब की जो करेंसी नोट हैं ये मार्केट में सर्कुलेशन में है, यानी कि मैं आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक में भी इन आउट हो रहा है। तो इसके लिए इट विल टेक टाइम कि ग्रेजुअली नई करेंसी नोट छपेंगे, जो उसमें एक जो है प्लास्टिक नोट होगा सैंपल के तौर पे, कि चेक करेंगे कि क्या उसका है, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अब ये जो चाइना प्रोसेस में है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ ना, वो तो प्रोसेस ये नई करेंसी नोट का कि दिसंबर तक इसका काम जो है, तमाम काम प्रिंटिंग और इसका वो मुकम्मल कर दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा, और अगले 4 से 5 साल में तमाम डोमिनेशन के जो नोट्स हैं, करेंसी नोट, उनको मरहलावार चेंज किया जाएगा। इट विल टेक 4 से 5 साल लगेंगे। ये नहीं होगा दिसंबर ख़त्म हुआ, जनवरी 2025 में जो सारे नोट चेंज हो गए, इट्स नॉट पॉसिबल। और समझने की बात है कि जो इस्लामाबाद में फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई थी, और जो उनके सलीम मांडी वाला पे से मेरी बात, उन्होंने कहा नो दिस इज़ नॉट करेक्ट। अब वो इस्लामाबाद में मैंने भी कोशिश की उनसे कि कुछ हो जाए, तो लगातार ही मीटिंग्स चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इट विल टेक के 4 से 5 साल होंगे। सलीम मांडी वाला जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के जो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा मिक्स करके खबर चली, और ख़बर जो मैंने देखी थी वो एक ही तरीके से सब ने चलाई। और हमने उससे तो तासुर ये आया कि दिसंबर तक अब आप भी समझेंगे ना, आप 5000 के नोट के अरबों रुपए के करेंसी नोट होंगे, और वो मार्केट में चल रहे हैं। इट विल टेक टाइम, और जैसे मैंने बताया, और स्टेट बैंक से भी हमने पूछा 4 से 5 साल लगेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने वहाँ ब्रीफिंग दी थी, और उसमें अच्छा, मुझे एक बात बताएं, साइकिल क्या होता 1000 का नोट था, 1000 का नोट था जो अब चेंज हुए, 1000 और 500 के नोट चेंज हुए ना आपके, इसकी जो साइज था वो बड़ा था और छोटे हो गए, वो अभी तक एक्सेप्ट हो रहे थे, अब जाके उसकी टाइम लिमिट खत्म हुई। वो कितने पुराने नोट थे आपके, तो ये जब चेंज होंगे तो टाइम लिमिट तो दोनों साइकिल में चलते रहेंगे, और टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं होगा कि आज के बाद कल कोई नोट नहीं चलाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा 5 से 7 टाइम बार होगा इसमें। जब देखेंगे कि अवामी राय ज़्यादा लोग शोर करते हैं कि नहीं भाई अभी इसमें वक्त बाकी है, या उनके पास जो डेटा होता है उसके मुताबिक इतने % नोट उनके पास आ जाएंगे, तो मार्केट से वो ख़त्म हो जाएंगे। हर चीज़ कोई हवा में, ये तो नहीं है ना बस छपा जा रहा है तो कोई डेटा ही नहीं है कि हमने कितने करेंसी नोट छाप लिए। एक सीरियल नंबर चल रहा है, सबके पास एक नंबर होता है ना, आपके नोट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि नोट छपने का एक डाटा मौजूद है उनके पास कि कितने नोट छपे हैं। एक सीरियल चल रही है, जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट है, आप उसके आगे देखें नंबर डिजिट भी हैं और अल्फ़ाबेटिक भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पूरी सीरीज चल रही होती है, ऐसे नहीं है कि बस छापे जा रहे हैं नोट छप रहे हैं। ये दोनों से कोई भी बताए इस बात को कि ये जो घर में पैसे छप रहे हैं ना भाई, अपने मुल्क में छप रहे हैं, तो छापते रहो, गरीब रहो ही नहीं आप। क्या मैकेनिज्म क्या है इसका? गोल्ड का कुछ होता है ना वर्ल्ड बैंक के साथ, क्या होता है ये मैकेनिज्म? गोल्ड आपने रखा हुआ है फॉर सेफ डिपॉजिट, उसके बराबर जो है पूरी दुनिया में ये सेंट्रल बैंक ये करता है कि हमें बताते हैं ये गोल्ड है उसके बराबर। तो गोल्ड के वजन के हिसाब से जो अब रेट, जो करंट रेट है, गोल्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है, आपको पता है। 1 तोला सोना जैसे कि अब अगर आपका 2,60,000 रुपये हो गया और वो 2 लाख का था, तो 60,000 रुपये उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो वो जो वैल्यू बढ़ी है 60,000 की, तो उसके आप करेंसी नोट छाप के मार्केट में सर्कुलेशन करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है, आलमी बैंक हो, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये सब ये बोलते हैं कि जहाँ आप मनी सर्कुलेशन जब बढ़ती है, यानी नए करेंसी नोट ज़्यादा छापेंगे तो महंगाई बढ़ती है। तो उसका जो इम्पैक्ट ये होता है कि आवाम, क्योंकि ज़्यादा करेंसी नोट मार्केट में आ जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि महंगाई पे उसके ऊपर असर पड़ता है, कि जो खर्चे होते हैं ना वो इजीली होते हैं। बहुत एक सिंपल इनकी कैलकुलेशन होती है। अब जैसे इस वक्त करेंसी नोट की जो ज़रूरत है, एग्जांपल देते हैं कि आपको 100,000 अरब रुपए की आपकी ज़रूरत है मार्केट सर्कुलेट, पूरी आपकी GDP को चलाना है पूरे मुल्क को,
और उसमें जो है ज़्यादा अगर करेंसी नोट छाप देंगे तो कंसर्न। लेकिन यहाँ पे जो करेंसी नोट चेंज हो इसकी वजूहत बता दूँ, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिच, ये सब एजेंसी ने कहा है कि पहला आपके यहाँ करप्शन का इशू, दूसरा ये है कि आपकी करेंसी जो मईशत को मार रही है वो आपकी जो डुप्लीकेट करेंसी है, जाली करेंसी जो आ गई है अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से, तो हमारी जाली करेंसी ने भी बहुत इम्पैक्ट डाला है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके बड़े करेंसी साइज़ के जो नोट हैं, तो यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी खबरें भी फैलाई कि 5000 का नोट ख़त्म, ऐसा नहीं हो रहा है। और गवर्नर स्टेट बैंक क्लियर किया कि 5000 का नोट जारी रहेगा। नए करेंसी नोट जो आएंगे डिज़ाइन में, तो 5000 का नोट भी उसमें शामिल होगा, लेकिन उसको क्या होगा कि फ्रेम चेंज कर देंगे डिज़ाइन, ताकि उसको आपको डुप्लीकेट या उसकी जाली नहीं बना सकें। ये है इसका फॉर्म। सही, चलें, काफ़ी अच्छी मालूमात आप लोगों से मिली। थैंक यू सो मच अयाज, आपने वक्त दिया, अर्शद भाई आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आज का हमारा जो मौजू है वो ये जनाब, हम बातें करेंगे किसके बारे में, ख्वाबों के बारे में। अब जी ख्वाबों की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि ख्वाब आते क्यों हैं, दूसरी इसके पीछे जो है साइंस क्या है और क्यों जो है ना आते हैं, हमें याद रहते हैं बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे ख्वाब भूल जाते हैं। डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, किसी को अच्छे ख्वाब आते हैं, किसी को ख्वाब में मुर्दे नज़र आते हैं, कोई जो है वो ख्वाबों में जब उठता है तो उसी स्टेट में उठता है जिस स्टेट में वो ख्वाब देख रहा होता है। बहुत सारे लोग नींद में बोल रहे होते हैं, तो क्या वो ख्वाब में जो देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि इन ख्वाबों के पीछे साइंस क्या है, हकीकत क्या है। और इसमें एक और फैक्टर है कि ताबीरों का भी बड़ा एक जो है वो आंसर होता है कि जी हम मैंने अगर कोई अच्छा ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर बताई जाती है बिल्कुल ही उलट होती है, तो हम समझते हैं वाह वाह मैंने क्या ख्वाब देखा, पता लगा उल्टा निकल आया। तो ये जो ताबीरें हैं ये वाकई क्या इसका होता है, इम्पैक्ट होता है हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, नहीं होता है, या हम सिर्फ उनको समझ रहे होते हैं। तो हमारे लिए इन सारी बातों को समझाने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेरे साथ जो है वो डॉक्टर इमरान यूसुफ जुफ़ा साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ आगा बहिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ड्रीम एनालिस्ट भी हैं, वेलकम टू द शो। आगा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, लगे शुक्रिया। ख्वाब आ जाते हैं, अब ये नहीं पता कि आते कैसे हैं और क्यों हैं, तो इसके पीछे साइंस क्या कहती है कि ख्वाब आता क्यों है इमरान भाई? अच्छा बेटा, मैं तशबीह दूंगा, ये आपके पास एक फ़ोन है ना, इस ये फ़ोन किस चीज़ से चलता है? डेटा से। यानी जो आप इसमें डालेंगे वही नंबर कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, ऐसे ही है ना, डेटा है। अच्छा, कुछ डेटा है जो आप डाल रहे हैं, ऐसे ही है। इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको पता ही नहीं है, वो आपको पता नहीं, आपसे पूछ लेता है हर ऐप, कैमरा, लोकेशन अलाउ कर दें मुझे, एक्सेस दे दें, एक्सेस माइक्रोफोन मुझे का, दे दें, वीडियो ठीक का। है। तो अब इसका मतलब ये कि आप इसमें मेजॉरिटी ऑफ द डेटा वो है जो आपको पता ही नहीं है कहाँ से आया है। हाँ, ऐसे ही है ना, क्योंकि वो जो ये कैमरा हर वक्त खुला होता है, आप इसको कुछ भी कर लें, ये कैमरा खुला होता है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। सही। तो ये सारा डेटा इसके अंदर जा रहा है। अब वही डेटा जो है वो आप डेटा को आप यूज़ करते हैं। कुछ लोग उस डेटा को इस यूनिवर्स के अंदर यूज़ करते हैं, ऐसे ही है। यही एग्जैक्टली इसे कंप्यूटर, यही एग्जैक्टली ये है मेरा, उससे ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इसके अंदर डेटा पांचों हवास से कंटिन्यूसली आता है। अच्छा, जो अंदर का डेटा है वो भी मौजूद है, जो खुद मैं डेटा डाल रहा हूँ, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये मैं खुद कर रहा हूँ। कुछ डेटा इन्वायरमेंट से आ रहा है, मैं देख आपकी तरफ रहा हूँ, लेकिन मेरी आंख ही सारे लोगों को देख रही है, इंक्लूडिंग आपके 3 कैमरामैन, ठीक है। तवज्जो मेरी यहाँ पे, लेकिन ये डेटा यहाँ पे जा रहा है। एक इंसान को 1 सेकंड में 2 से 3 ख्यालात आते हैं। अब आप डेटा की अमाउंट देख लीजिए। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा मुझे बताओ कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कैंटीन के अंदर सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती थी आपकी? सवाल मेरा आपसे, समोसा। समोसा। अब मैंने जब आपको कहा ना समोसा, तो ये सिर्फ समोसा नहीं आया, पूरा स्कूल चल के आ गया, कैंटीन ही नजर आ गई, कैंटीन भी नजर आ गई, वो लोग भी नजर, सब आ गए। अब ये एक ख्याल का कितना बड़ा डेटा होगा, ऐसा ही है ना। यही बेटा 1 सेकंड में जो 2 से 3 ख्यालात आते हैं उस वक्त से, जब से मैं माँ के पेट में था और कंटिन्यूस चल रहे हैं, ये वो डेटा है जो मेरे यहाँ पे महफूज हो रहा है। अच्छा, आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि आपकी ईमेल पे भी देखा होगा, एक स्पैम फोल्डर होता है, एक रिसाइकल बिन होता है। इसका मतलब है कुछ डेटा जो आप खुद रिसाइकल बिन में डालेंगे, कुछ खुद चला जाता है। सही। इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने इस तरह बनाया है कि इस डेटा को रिफ्रेश करने के लिए हमारे लिए नींद बनाई है। अल्लाह ताला ने क्या किया कि ये सारा डेटा जो दिन का है, ये रात को रीप्रोसेस होता है सारा का सारा।
और इसका काम ये है कि बहुत सारा इसका रिसाइकल बिन में जाना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे भी बताया अपने इंट्रो के अंदर कि जब हम इंसान उठता है उस खौफ की हालत में या ख्वाब की हालत में, तो वो कैफियत उसके ऊपर होती है क्योंकि डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, वही डेटा जो दिन का है, आपने दिन के अंदर एक हॉरर मूवी देखी है, वो डेटा है ना, अब रात को उसमें वो क्लीन करना है। अच्छा, वो अगर इतना खौफनाक था और आप रात को आ करके चीज उठे, तो उस टाइम के ऊपर आपने क्या किया, क्योंकि बॉडी उसको प्रोसेस कर रही थी, आपका शऊर सो रहा था, बाकी प्रोसेस चल रहा था। ये वो एक्चुअल डेटा है जो आपका ख्वाब की सूरत के अंदर नज़र आता है। मेजॉरिटी ऑफ द जो डेटा है ख्वाब का, वो ये वाला डेटा है। और फिर बाकी अभी अगर साहब हम बात करेंगे आगे कि जी इशारात क्या होते हैं, फिर ताबीरात क्या होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया कि ख्वाब आता क्यों है। ये ख्वाब है डेटा। तो ये बेसिकली हम ये समझ रहे थे कि शायद कुछ भी रैंडमली हम बस देख रहे हैं। तो जैसे बच्चे ड्राउनी मूवी देखें या हम देखें तो ख्वाब भी वैसे ही देख रहे होते हैं, अच्छी चीज़ अच्छी सोहबत से आए तो वैसे ही देख रहे होते हैं। तो आगा साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में कि ख्वाबों की जो बातें हैं वो बिल्कुल आप रिलेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब ने तो साइंस के हवाले से बहुत खूबसूरत तरीके से बयान फरमाया है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस्लामी और कुरान की हक़ाइक़ से आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। ज़रूर। देखिए, हम जब क़िससुल अंबिया या हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो कुरान मजीद के अंदर सूरह यूसुफ के अंदर बाकायदगी के साथ परवरदिगार आलम ने 3 अशख़ास का और बहुत से वाक़यात ज़िक्र हैं, उनमें से 3 अशख़ास का वाज़े तौर पर ख्वाब के हवाले से बात किया है। एक तो हज़रत यूसुफ का वो ख्वाब जो कि कुरान मजीद सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद हैं। ये तो मासूम है, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, उसका वो ख्वाब देखना, 11 सितारों का सजदा करना, चाँद और सूरज का सजदा करना कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। और दूसरा, मिस्र के हाकिम ने जब वो ख्वाब देखा हज़रत यूसुफ के सामने, और जब वो ख्वाब देखा तो उसने ताबीर को ढूंढा। कुरान मजीद में ये भी वाक़या जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जेल के अंदर 2 कैदियों ने भी ख्वाब देखा, ये भी कुरान मजीद में सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद है। तो ख्वाब जो है वो एक हकीकत है। इसमें ये बात नज़र आती है, इसमें हर कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो या वो किसी भी अदियान से ताल्लुक़ रखता हो, वो अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा एक गाइड हैं, एक इशारे हैं इंसान को सुधरने के लिए, चीज़ें जानने के लिए। अब इसके अंदर बहुत से ख्वाब ठीक होते हैं, बहुत से ख्वाब ठीक नहीं होते हैं, उसकी ताबीर होती है। फिर मौरखीन ने इसके ऊपर वजाहत किया है कि अगर आप ताबीरनामे हज़रत यूसुफ देखेंगे या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के एक ताबीरनामे हैं ख्वाबों के, उसको देखेंगे तो उसमें वजाहत के साथ वाज़े तौर पर बयान की गई है। ख्वाब जो है वो कुरान के रूह से हकीकत हैं, इंसानों के ऊपर आते हैं। सुबह इसमें यह तय है कि जो तक़वा उलमा या जो दीन से वाबस्ता जो लोग होते हैं उनकी हर ख्वाब हकीकत पर मुबनी होती हैं। इसी तरह अगर हम 1,24,000 अनबिया के जिन पैगम्बरों का ज़िक्र क़िससुल अंबिया में उठा के देखें तो अक्सर जो है वो ख्वाबों की सूरत में मौजूद हैं। और साथ साथ खुसूसन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के भी मुतालिया करते हैं तो उसमें भी बहुत से ख्वाबों के वाक़यात का जिक्र। ठीक, अब इस पर हम ये भी कैटेगराइज़ करेंगे कि अच्छे और बुरे ख्वाबों को कैटेगराइज़ कैसे करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि बुरे ख्वाब बताने नहीं चाहिए और अच्छा ख्वाब आए तो भी नहीं बताओ, ख्वाब किसी को बताओ ही नहीं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब भी नहीं बताते। तो अब इसमें ना बताने वाला फैक्टर किस हद तक रखना है, बता सकते हैं नहीं बता सकते, किसको बता सकते हैं, क्यों बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है कि अच्छे और बुरे ख्वाबों को कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं। तो ये कैसे पता लगता है कि अच्छा ख्वाब क्या है, बुरा? चलिए, एक तो बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कहते हैं कि अगर आपने सब्ज़ा देखा है, अब वो ताबीरों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे लेकिन पहले कैटेगराइज भी कर लेते हैं। ग्रीनरी आप देखते हो तो अच्छा है, समंदर देखना अच्छा है, पानी देखना अच्छा है, वही चुड़ैल को देख लिया तो बुरा है, और किसी को मरता हुआ देख लिया तो बुरा है। अब कहते हैं मरने वाले की ज़िंदगी जो है वो
तभी ये सब क्या है, अच्छा बुरा देखिए, ख्वाब आपने- कैसे कैटेगराइज आपने करेंगे? क्योंकि मुझे शुरू में एक जो साइंसी पहलू है इस डेटा के, ठीक है ना, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये ख्वाब है क्या, सही। तो मैंने साइंटिफिकली आपको बताया ये डेटा है। अब हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं सही। ना, कि वो डेटा का एनालाइज कैसे करते हैं। डेटा आपके यहाँ भी मेलवेयर है, आपके यहाँ भी वायरस है, आपके यहाँ भी अच्छी जो है वो डेटा मौजूद है। डेटा आपका भी कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आपके भी फ़ोन हैंग होता है, ऐसा ही है ना, आपको भी रीफॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो ये जिस तरफ इशारा हुआ ख्वाबों का, कि एक तो जो अंबिया किराम होते हैं उनके ख्वाब 100% सच्चे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वही ख्वाब के ज़रिए भी आती है। बिल्कुल ऐसा ही। ज़्यादातर जो ख्वाब है वो तमासील के थ्रू आते हैं, यानी तशबीह दी जाती है, तमसील दी जाती है। जैसे अभी बताया कि जी सूरज और सितारे जो है वो है, वो तमसील है। गाय का इशारा जो सूरह यूसुफ कहते सारे ख्वाब हैं वो तमसील में है। लेकिन हमें कुरान पाक से भी पता लगता है कि हज़रत इब्राहीम का ख्वाब तो बिल्कुल एक्चुअल था कि अपने बेटे को ज़िबा करें, वो तो एक्चुअल था। तो इसका मतलब है कि नबी का जो ख्वाब है वो वही होती है। ठीक। हम अपने आप को कभी भी उनके ख्वाबों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो हमारा डेटा गार्बेज है, सही। उनका डेटा डायरेक्ट डिवाइन है। अच्छा, एक है मेरा माइंड जिसमें मेरा डेटा है, आपका भी माइंड है, उसका भी डेटा है, इस यूनिवर्स का भी तो एक डेटा है ना, यानी मेरा माइंड इस यूनिवर्सल माइंड से भी कनेक्टेड है। नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ द डेटा, सही। ठीक है। और ये सारा वो डेटा है जिस ख्वाबों की बात हो रही है। तो ख्वाब क्या करता है, एक कैफियत को तारी करता है। जो भी आप ख्वाब बताएंगे, एक तो वो तमसील के थ्रू आया, कोई मिसाल के थ्रू आया, उसने मुझे ख्वाब के लिए उसने मुझ पर एक कैफियत तारी की है। ठीक। वो कैफियत मेरे लिए खुशगवार भी हो सकती है और नाखुशगवार भी हो सकती है, ऐसा ही है ना। तो अब अगर हम हमेशा जब भी आप उसका सलूशन के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले दीन का ही दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम दरबार मदीना का ही दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो उसके अंदर एक बड़ी क्लियर गाइडलाइन मिलती है, और वो बड़ी क्लियर गाइडलाइन ये है कि अगर ख्वाब बहुत अच्छा है तो 2 रकात चले जाएं शुक्राने के लिए, और अगर ख्वाब की कैफियत ख़राब आपके ऊपर तारी हो रही है तो फिर 2 रकात में चली जाइए पनाह के लिए। सही। यानी क्लियर है, यानी आप इधर उधर ना जाइए। आप अगर आपके पास पता है कि ये मुसद्दिक लोग नहीं हैं, कि जिनको इसका इल्म है, वो आलिम नहीं है, और अपने आप को परेशान ना करें। आपको डेटा जो देंगे और वो उसकी गलत ताबीर आपको बताएंगे तो उसकी कैफियत मजीद क्या होगी, दुगनी हो जाएगी ना। आपने मुझे एक ख्वाब बताया जो कि तमसील है, इशारा किसी और तरफ। मेरे जैसा कम पढ़ा लिखे आदमी ने उसको अरे 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 उसको तो पता क्या हुआ, उसको तो ये हो जाएगा। अब क्या हुआ, आपकी पहली कैफियत डाउन थी, मैंने आपको क्या किया, मजीद डाउन हुई। अब ये यूनिवर्स अट्रैक्ट करती है आपकी उस चीज़ को। आप बीमारी का सोचना शुरू हो जाए, आप शाम को बीमार हो जाएंगे। इसका मतलब आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो आपने बात की कि नहीं बताना चाहिए गैर मुसद्दिक लोगों को, उसका रीज़न ही सिर्फ यही है कि मुझे उसको पता ही नहीं है। और कभी भी हमारे जैसे बंदों को 99.9%, मैं ऑब्वियसली इस्तिस्ना हमेशा हासिल होगा कि ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट इशारात जो है वो डायरेक्ट जो है वो आ रहे हों। बिल्कुल ऐसा ही है। तवातुर होता है, डेटा रिपीटिशन होती है, उसके बाद फिर आपकी बात करते हैं। बिल्कुल 100% बात तो ये है कि ताबीर होती है। हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे डेटा था ही गार्बेज। उसकी क्या ताबीर होगी। मैं एक बीइंग अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट लूसिड ड्रीमिंग एज अ थेरेपी यूज़ करता हूँ। मैं आपके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ ख्वाब को, और शाम को ख्वाब आपको नजर आएगा। सही। तो उसकी क्या ताबीर होगी। कुछ अगर भी मैं नहीं, तो ऐसे ही है ना, आपने वो सोचा होगा मैंने therapy इंस्टॉल के लिए। किया है। हाँ। वो इशारा तो कायनात से नहीं आया ना, वो तो मैंने ही इंस्टॉल किया। और ये लूसिड ड्रीमिंग बाकायदा थेरेपी के लिए, हीलिंग के लिए, टर्मिनल इलनेस के लिए, वेट लॉस के लिए एज अ थेरेपी, मुसद्दिका थेरेपी यूज़ होती है। तो अब हम उस ख्वाब की बात कर रहे हैं कि अगर वो कहीं इशारा है तो वो इशारा कौन बताएगा। सवाल ये है कि ठीक है, इब्न सीरनी का पूरा ताबीरनामा है, जो आपने बताया कि जो है वो ताबीरों का पूरा एक ताबीरनामा है, लेकिन वो ताबीर कॉन्टेक्स्ट पे होती है। आपका ख्वाब और इनका ख्वाब एक जैसा होगा ना, तो आपकी ताबीर अलग होगी, इनकी ताबीर अलग होगी। हाँ, पर्सनालिटी, एरिया टू एरिया, कॉन्टेक्स्ट टू वैरी कॉन्टेक्स्ट करेगी। बताएगा कौन। अच्छा, आप कुछ ना बड़े टिपिकल से ख्वाब हैं, जैसे हमने किताबों में भी पढ़ा है, लोगों को नज़र भी आते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था कि पानी देखना, दरख्त देखना, हरियाली देखना। भाई साहब, इसकी क्या ताबीर होती है कि अच्छे में आता है, बुरे, या न्यूट्रल ख्वाब हैं, या किस तरह से कंसिडर करते हैं इनको। जैसे डॉक्टर मुर्दों का देखना, जी, खून देखना, ये सब चीज़ों का क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। नमाज के साथ साथ अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर जो है वो सदका से की गई है कि आप सदका दिया करें। ऐसे बंदे को बयान न करे जिसको ख्वाब की ताबीर नहीं आती। बाज़ मौरखीन ने तो जब हम ख्वाबनामे की ताबीर जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जब तक अहले इल्म न हो, अगर वो बंदा अहले इल्म नहीं है, उसकी ताबीर उसी तरह किया तो समझ लो वैसे ही होगा। बाज़ मौरखीन इसीलिए कहते हैं कि उससे ताबीर लेनी चाहिए जिसको ख्वाब की ताबीर आती हो। अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है, एक तो है ख्वाब की हकीकत, बाज़ औक़ात ये है कि हम
अगर सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम मुतालिया करते हैं तो उसने खाने पीने के आदाब से लेकर ख्वाब की ताबीर और यहाँ तक बीबी के हुकूक से लेकर हर चीज़ बयान किया है। उसमें खुसूसन कुछ रातें ऐसी हैं जो ख्वाबें जो है वो सच होती है, टाइम है, जैसे कि आपने नमाज फजर के बाद देखा है, आपने जनाब अली बिल्कुल कोई नमाज नहीं पढ़ता उसने देखा है, या उस टाइम का भी जैसा भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे उसी हिसाब से हम ख्वाब की ताबीर देते हैं। अब जैसा आपने कहा कि पानी देखना, जैसा भी आप बता रहा था, दो बंदे ने देखा पानी देख रहे हैं, एक ने नमाज फजर की तरफ देखा, तो इशारा है कि आपको कोई अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी मिलने वाली है। एक बंदा ऐसे है कि जो कि ऐसे किसी टाइम पे देखा तो उस ख्वाब का ना उसके लिए नुकसान है ना उसके लिए फ़ायदा है, कि इससे बेहतर है कि जब भी कोई ख्वाब देखें या तो आप अहले इल्म से पूछें या तो फिर जनाब अली आप उसके सदका दे के जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वैसी 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि ख्वाब की ताबीर जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर कर दें कि या रसूलुल्लाह ये ख्वाब आप इसकी ताबीर कर दें कि सदका दे के छोड़। अच्छा, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी मुझे बच्चे आप ज़रूर बताइएगा वेरी क्विकली, क्योंकि इसको कैटेगराइज और आवाम को समझना हमें खुद भी समझना ज़रूरी है। कहते हैं क्विकली कि अगर आपको सांप नज़र आता है तो आपका कोई दुश्मन है, छुपकली नज़र आती है, बार बार देखते हैं तो कोई खातून दुश्मन है जो आके आपके करीबी दोस्तों में से है, तो इसमें क्या सदाकत है? देखिए, इसमें जब हम ताबीर हज़रत यूसुफ को देखते हैं तो छपकली देखना गैबत की तरफ इशारा है, आपकी गैबत करेंगे, औरत की तरफ इशारा नहीं है। अच्छा। यहाँ पर और अगर इसी ताबीर को हज़रत इदरीस से देखें तो वो इसके बारे में बयान करता है कि आपके लिए कोई ख़बर आने वाली है, जल्दी में कोई ख़बर पहुँच जाएगी। ख़बर पहुँचाने वाली कोई अच्छी खबर भी हो सकती है, कोई बुरी खबर भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम सांप की ताबीर देखें तो उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों अनबिया से जो किताबों में जो लिखा है उसमें सांप दुश्मन की तरफ इशारा है, आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश होगी। आप अब देखना होगा सिर्फ सांप देखा है या उसने आपकी तरफ बढ़ा है या आपको डसा है या आपसे गुजर गया है। अगर आपने मार दिया तो आप उस मुसीबत से निमट जाएंगे, ऐसे भी है ना कुछ बातें। जी, इस तरह की चीज़ें कि सांप के बारे में मुत्तफ़िक़ा लिखा है कि उसके कैफियत क्या थी, उस वक़्त वो किस पोजीशन में था, क्या वो आपके ऊपर हमला तो नहीं कर रहा। तो इसमें दोनों जो पैगंबरों से जो ख्वाब की जो ताबीर बयान की गई उसमें जो है वो दुश्मन की निशानी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये भी होता है कि मुर्दों को बहुत ज़्यादा देखते हैं तो हमारे यहाँ ये तासुर है कि वो आपको याद कर रहे होते हैं, वो कब्र पे मतलब आप उनके अरसे से नहीं गए, वो घर आ रहे होते हैं, मतलब लाइक इस तरह की बातें हैं ना कि आप बार बार उन लोगों। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर आपने किसी जिंदा को मरे हुए देखा है तो जिसकी ज़िंदगी और लंबी होती है। ये सब क्या है, सच है? देखिए, मुर्दों को देखना एक तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अपने जो मरहूमीन हैं उनको अगर कोई अपने अजीज़, कोई अकरबा, कोई रिश्तेदार देखें तो उनके लिए आपको चाहिए कि उसके नाम पे कोई सदका करे, कोई खैरात करे, कोई फातिहा पढ़े, कोई अगर उनके कोई वाजिबात रह गए तो वो मुर्दा इसलिए नज़र आता है। अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़राए हैं। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से देखते हैं वो अज़ीज़ आपके जानने वाला है, कोई जानना। बाज़ औक़ात मुर्दों का देखना हज़रत यूसुफ़ और दीगर जो अइम्मा मासूमीन की रूह से बहुत अच्छा है। आपको अपनी कब्र को याद करने चाहिए, अपनी कोताहियों को दुरुस्त करनी चाहिए, अपने अंदर जो आपके अंदर जो गलतियां हैं उससे सुधरना चाहिए, क्योंकि कल आप बेजान होंगे और कल आप उसी जगह जाना। कब्रिस्तान जाने के लिए भी इसीलिए ताकीद की जाती है ना कि कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें याद रखे कि तुम्हें इसी मिट्टी में मिलके जाना है। और ये बल्कि एक हदीस भी है कि अगर एक चौराहे से गुजर रहे हो तो आप उस रास्ते से जाए जहाँ पर कब्रिस्तान, ताकि आपको याद रहे। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो दोबारा दीजिएगा, हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। इमरान भाई, बहुत सारे लोग खून ही खून देख रहे हैं, सोचते हो तो खून के बारे में कोई भी नहीं चाहता और खून नज़र आ रहा है, बार बार नज़र आ रही है, मुर्दों वाला भी नज़र आ रहे हैं और जो है इस तरह की ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो ये क्या होता है? देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो भी इंसान तख़य्युल में ला सकता है वो ख्वाब में आ सकता है। कौन चाहता है कि डरावना ख्वाब देखें? आप चाहे या ना चाहें, लेकिन डरावनी चीज़ें आपके तख़य्युल में आती हैं ना, फिल्मों के थ्रू आती हैं, वाक़यात के थ्रू आती हैं, कहानियों की सूरत में आती हैं। अब अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जुल्म जो कुछ की बर्बरियत हो रही है वो आ रहा है ना, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, तो वो मुझे रात को ख्वाब के अंदर क्यों नहीं आएगा? वो मैंने आपको कहा ना, वो डेटा ने रिपीट होना है, प्रोसेस होना है, क्लीन होना है, वो क्यों नहीं आएगा? आप ये कह रहे हैं कि जी कपड़े मेरे गंदे हो गए इस बारिश के पानी के अंदर, लेकिन जब मैं पानी के अंदर अपने साफ पानी में धोऊंगी तो पानी मैला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा मैला?
हाँ, ये ऐसा ही है बात ना, तो सही क्यों है। नहीं होगा मैला, क्योंकि इसने धुलना है। तो आप Reasoning इसको है। इस कॉन्सेप्ट रखें कि इस सारे डेटा को जो है वो धुलना है। ये जो मैंने आपको कहा ना कि ये अगर साहब ने भी कहा, मैं भी इस बात की फिर दोबारा तंबीह कर रहा हूँ। मैं इसलिए तंबीह कर रहा हूँ कि ऐसे हमारे पास वाक़यात आ चुके हैं कि जब उन्होंने ऐसी वो ज़हनी माजूर लोग हो गए इस लेवल के ऊपर आके, शक की सूरत में। मुझे इशारा मिला था ख्वाब के अंदर, इसलिए मैंने अपने बच्चों को मार दिया, मैंने बच्चों को ज़बह कर दिया, मैंने ये वाला काम कर दिया, क्योंकि मुझे ख्वाब के अंदर ही पता। अब्बा आए थे, उन्होंने कहा ये काम कर दो। अब्बा कभी इस काम के लिए नहीं आ सकते आपको कि फजूल का काम आप जो है वो जाके कर दो। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि मुस्तनिद आलिम के पास जाना इसकी बड़ा हसास मामला है। देखिए हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी होती है, मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, उसकी भी इंटरप्रिटेशन होती है। एक जनरलाइज्ड है कि रेंगते हुई चीज़ें, सांप बिच्छू जिस तरह के हैं, ये एक मनफी कैफियत देती है, जिसके अंदर जो है वो नमाज और सदक़े की तरफ। और आपने जो कहा कि पढ़ के बख्शना चाहिए, वो सदका है एक्चुअली, ऐसे है ना, वो भी सदका है ना, वो भी सदका है। तो ये जितनी रेंगने वाली चीज़ें हैं, सांप बिच्छू नुकसान पहुंचाने वाली हैं, अगर ये तवातुर से आपको नज़र आती हैं तो इसका मतलब ये, मेरे लफ्ज़ दोबारा याद रखें, तवातुर। हाँ अच्छा इमरान भाई, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे कि रिपीटेशन भी होती है ख्वाबों की, मुस्तकिल एक ही ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन एक कॉलर है, उनको पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ बोल रही हैं या हम तक नहीं पहुंच पा रहा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉलर का सवाल ले लें, कॉलर का सवाल ले लीजिए आप और हम मुझे बता दीजिएगा, थ्रो कर दीजिएगा आप। अच्छा एक और चीज़ इसमें ये करना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ख्वाब आते ही नहीं, या याद नहीं रहते, या मेमोरी हुई है, वो क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं मुझे तो ख्वाब नहीं आते। अगर कोई आपको एक आदमी ये कहे जिंदगी भर के मुझे भूख नहीं लगती और मैं सोता नहीं हूँ, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, पॉसिबल नहीं। हर इंसान को ख्वाब आते हैं, बहुत से को याद नहीं रहते। उसकी वजह क्या? डेटा, उसका दिमाग कमजोर है? नहीं, नथिंग। बहुत सारे डेटा, वो बहुत अच्छा सोता है। नो, इसका कोई मतलब नहीं है। डेटा सप्रेस्ड है, वो काम का डेटा ही नहीं है जो आए। या तो आप बहुत डीप स्लीप है, या वो जिस वक्त प्रोसेस हुआ आपको आपके जिस्म के अंदर जो दौरान आपके जिस्म में जो दौरान खून चल रहा है, आपको पता है आपके शऊर में, लेकिन चल रहा है या नहीं चल रहा है? अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि यार ये चोट लगी, तो चोट यहाँ लगती है तो यहाँ से सिग्नल नहीं जाता, पूरी बॉडी का सिग्नल जाता है, पूरी बॉडी का सिग्नल जाता है, क्योंकि ये पार्ट है ना पूरा। लेकिन तवज्जो सिर्फ कहाँ पे हुई? यहाँ पे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका हाथ कट गया, आप काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, कोई आया, आपने कहा यार ये खून निकल रहा था, तो क्या हुआ? अरे अच्छा खून निकल रहा है, चोट लगी यार, कि नीला कैसे हुआ? अच्छा पता ही नहीं यार, अच्छा नीला हो गया, इसका चल तो रहा था, क्या था, यहाँ से कनेक्ट नहीं था। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना डेटा होता है, इतनी चीज़ें होती है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ कनेक्ट नहीं होती, यानी शऊर में नहीं होती। अच्छा, अब आप दोनों से सवाल, अब आयशा साहब आप जो कह रहे हैं कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी ले लीजिए। एक ही ख्वाब बार बार देख रहे हैं, और इमरान भाई जैसे कह रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है, बिन में जा रहा है, रह रहा है, तो अगर वो बिन में चला गया है या काम का भी डाटा है, दिमाग ने भी रख भी लिया, तो क्या वो बार बार थ्रो करे? बहुत फजूल ख्वाब भी बहुत बार आ रहे होते हैं, तो क्या वजह है उसकी? अच्छा देखिए, मसला क्या है पता है, ख्वाब के हवाले से जिनके बारे में ख्वाब ना आता हो उनके बारे में ताबीरनामे ख्वाबों की जब हम खुसूसन फ़ारसी अरबी किताब का हम मुतालिया करते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है जिसको ख्वाब नहीं आते उनको सदका देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को उसकी ज़िंदगी में बहुत से दफ़ा अल्लाह उसके बारे में बहुत इशारों से, किनायों से इंसानी ज़िंदगी के आने वाले हालात की निशानदही करता है। अगर किसी को ख्वाब नहीं आते या किसी को याद नहीं होते हैं तो इसके मतलब उसको सदका देना चाहिए। बाज़ औक़ात आप ख्वाब देख रहे, सुबह उठे भूल गए, कोई बात नहीं, आप सदका दे दो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था, आप नमाज वगैरह पढ़ें, ख्वाब आने चाहिए। मगर उसकी ज़िंदगी में आप जब आगे बढ़ते हैं, कोई चीज़ आप करने चाहते हैं या कि कोई चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ने के बाद आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होती है, इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के आपको गाइडलाइन मिलते हैं। मसलन मेरे जो उल्टे हाथ इस जगह जो हमारे जो हाथ है, कभी मुझे ऐसे होती है तो मेरे पास बेताशा पैसा आता है, मैंने तजुर्बा किया है। और अगर मैं कभी ख्वाब देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने अभी इलेक्शन लड़ा था एक पार्टी से, तो इलेक्शन के दौरान मैंने देखा कि मैं बिल्कुल जीत रहा हूँ और कामयाब हो रहा हूँ। मैंने उठ के देखा कि यार मैं तो जीत जाऊँगा, अलबत्ता मैं जीत गया था, हार क्यों गया वो एक लंबी बात है, ठीक है। हाँ। मगर ज़िंदगी में देखो जीत तो गया था, ख्वाब में देखे जीत भी गया था, मगर बाद में मैं हार गया। उसकी ताबीर उसी तरह नहीं हुई जिस तरह मैं देख रहा था, बेज़ाहिर जीतने के बावजूद भी मैं हार गया। तो यहाँ पर भी ऐसी बातें होती कि ज़िंदगी में
जब आप किसी चीज़ के तरफ मशकूक हो जाए, किसी चीज़ के अंदर आपके अंदर शक पैदा हो जाए, तो उस दौरान आपको बेहतरीन तरीका इस्लाम ने वाज़े तौर पर बताया है कि आप सदका दे दें। सदका हर बला को टाल देती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मौत को भी 3 दिन के लिए परवरदिगार आलम टाल देता है। इमरान भाई, बार बार एक ही ख्वाब का आना, रेपिटेशन क्यों है? अभी अगर मुझे डेटा बता- प्रोसेस हो रहा है और बिन में जा रहा है तो रिपीट ना हो? सेम डेटा, दो इसकी वजह है। एक ये कि आपके ख्याल में जो इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर 12 घंटे काम करता है डेली, उसका रात का डेटा कौन सा होगा? वही जो देख रहे हैं। रोज़ डिलीट होगा, रोज़ वही आएगा। ऐसे ही है ना। अगर हम कंटिन्यूसली एक ही प्रोग्राम देखते रहेंगे जिसमें ये बताएंगे कि जी कल पाकिस्तान आखिरी दिन है आज पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं, तो वो बच्चा सिवाय बाहर भागने का और क्या देखेगा? यही अच्छा, अब ये पैटर्न हमें पता लग गया, अब हम इसको एज अ थेरेपी में कैसे यूज़ करते हैं। अभी आगा साहब ने एक बात कही कि मैंने ख्वाब देखा मैं जीत रहा हूँ। मैं इंस्टॉल करता हूँ कि आप अपनी मंजिल को हासिल कर रहे हैं ताकि ये मुमकिनात में से आ जाए। ये मेरे लिए मुमकिन है क्योंकि मैं रोज़ देख रहा हूँ कि कल मैं जाऊँगा पेपर दे दूंगा, कल मैं जाऊँगा अपनी स्पीच दे दूंगा, कल मैं जाऊँगा इंटरव्यू दे दूंगा, कल मैं जाऊँगा मैं वाइवा दे दूंगा। मेरे अंदर ये बिलीफ है मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट। अब मैं उसको ख्वाब के थ्रू इंस्टॉल कर रहा हूँ, रेपिटिशन के थ्रू, जहाँ से उसको लग रहा है कि ये तो मुमकिनात में से है। जब मैंने अनकॉन्शियसली कर लिया तो मैं कॉन्शियसली कर सकता हूँ। दैट इज़ द रीज़न मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि हर ख्वाब की ताबीर नहीं हो सकती। अब आ जाए दूसरी तरफ, अगर कोई इस तरह का इशारा रेपिटिटिव मिल रहा है तो वो उसको तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। यानी ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज आपको इस तरह का एक इशारा मिल रहा है कि वालिदैन तकलीफ़ में है, वालिदैन तकलीफ़ में है, वालिदैन तकलीफ़ में, एक इशारा आ रहा है, तो फॉर श्योर देख लें ऐसे कोई मामलात तो नहीं थे जो अधूरे रह गए, ऐसे कोई मामलात तो नहीं थे, शायद उनका कोई कर्ज रह गया हो, शायद उनकी कोई चीज़ रह गई हो। ये तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह अगर शख्स अगर अपने आप को बार बार बीमार देख रहा है, बार बार बीमार देख रहा है, तो उसको अपने चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, उसको अपना चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके लिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आने वाली एक जो प्रिवेंशन वाली है उसके इशारात जो है वो मिलते हैं। इसी तरह कामयाबी के भी मिलते हैं और बचाव के भी मिलते हैं। नाकामी का कोई इशारा नहीं मिलता है कि आप तबाह, आप गड्ढे में गिरने वाले हैं। गड्ढे में गिरने का मतलब ये है कि हादसा हो सकता है, तो आप तवज्जो दें। कह रहे हैं आग देख रहे हैं और ये इस तरह की जो बुरी बुरी खून देख रहे हैं, आग देख रहे हैं और नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, कत्ल देख रहे हैं, किसी का मरना देख रहे हैं, उसको कहते हैं बुरा होता है और आप ज़िंदगी में कुछ आपके साथ ख़राब होने वाला है। तो इसके बारे में क्या ताबीरें हैं ये बताइएगा, लेकिन पहले मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, ख्वाबों के हवाले से। अच्छा, कुछ ख्वाब और भी हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे अभी हमने जाने से पहले जिक्र किया कि बहुत नेगेटिव जो है वो चीज़ें देख रहे हैं, ख्याल देख रहे हैं। आप लोगों ने बताया कि उसका हल तो ये कि सदका दे दें। अब कहते हैं कि जी खून देख रहे हैं तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा ज़िंदगी में। अगर आप मुर्दे देख रहे हैं, आप जी लाशें देख रहे हैं और जो इस तरह की जब चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या वाकई उसका इशारा, इम्पैक्ट ये होता है कि आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ख़राब होने वाला है, बुरा होने वाला है? अच्छा देखिए, देखने वाला कौन है, पहले भी अर्ज़ किया था कि आम लोगों की मिसाल हम ले रहे हैं। अब वो तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। लेते हैं, अगर देखने वाला कौन है तो उस हिसाब से उसकी ताबीर होगी, किसने किस वक्त किस टाइम वो ख्वाब देखा है। हम एज ए मुसलमान फिर उस मुसलमान की मयार को देखेंगे, वो किस हद तक यानी नमाजी इबादत, ये नहीं कि खुदा भी बेहतर जानता है कि इसमें क्या चीज़ें नहीं हैं, तो उसमें देखा जाता है। तो उसमें इसकी ज़िंदगी में, जैसे पहले भी हमने इसके अर्ज़ किया था कि आप अगर किसी मुर्दे को देखते हो, आपका अजीज़ है या ऐसे कोई मुर्दा को आपने देखा है, अगर आपका अजीज़ है तो फिर यकीनी तौर पर इसके अंदर जो है वो, बल्कि एक रिवायत है कि वो रिवायत ये है कि शब जुमा जो है वो मुर्दे जो है वो मरहूमीन जो है वो आपके दरवाज़े पे आकर खड़े होकर कुछ मांगते हैं। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने ख्वाबों में देखा है कि फ़लान की, मेरे बेटे से कहो कि मैंने उस फ़लान की बंदे को ख्वाब में इतने पैसे मैंने कर्ज़ देना, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ कि मेरे बेटा अदा करे, मेरे नमाज जो है वो अदा करे। बच्चों के ख्वाब में बच्चे वालिदैन आते हैं या उनके मरहूमीन आकर अपनी ज़िंदगी में कभी खुशी महसूस करते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी परेशानी में होते हैं। तो उस दौरान फिर बच्चों को इसी हिसाब से या देखने वालों को उसी हिसाब से ख्वाब की ताबीर जो है वो बयान की जाती है। बस बेहतर तरीका ये है कि आप, अगर कोई अहले इल्म नहीं मिलता है
तो किसी घर वालों को देख के बयान करने से उसको उल्टे नताइज भी भाग रहे लिखा उससे है। तो बचना ही चाहिए। बेहतर ये कि आप सदका दे दो। और फिर बाज़ औक़ात ये कहा जाता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहे या रसूल अल्लाह ये ख्वाब की ताबीर आपके सुपुर कर दिया, आप सदका दे के नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह को अल्लाह के हवाले तो आप जो भी चीज़ कर देते तो फिर उसका तो ठेका जब अल्लाह ताला ने उठा लिया तो फिर उसके बाद कोई और बॉडी है ही नहीं जो के। अच्छा, बच्चों के ख्वाब बड़े मजे के, तुमको मुझे तो बचपन में कार्टून नजर आते थे और जनाब मुहाब भी जो बड़ा वाला बेटा है वो भी खेल ही रहा होता है या कुछ ना कुछ ऐसी रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें। मैंने कहा तुम लोगों के ख्वाब अच्छे हैं। ख्वाब में एक बिल्ली सवाल, देखना। हाँ ये भी मैं करूँगी लेकिन ऐसा कॉलर है उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ कराची से। जी मेरा सवाल ये है कि मैं ख्वाब देखती हूँ, ऐसा लगता है कि जो है मैं किसी और मखलूक के कंट्रोल में हूँ और जो है मैं उठना चाहती हूँ, उठ नहीं पाती और मतलब तो उसी के कंट्रोल में होती हूँ मैं। तो ये क्या है, ये कोई बीमारी है या ख्वाब होते हैं ये बुरे? देखिए अगर बड़ा genuine- जी इसमें बड़ा एक और जेन्युइन है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा और ऐड कर दें जी। इसको और एक और जी, 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 नुक्ता। जी, इमरान भाई उसमें हो भी ये रहा होता है कि हम जाग चुके होते हैं लेकिन अगर अपनी बॉडी को मूव करना चाहें तो मूव नहीं हो रही ऐसा ही, होती बॉडी और ऐसा आप ही। हिल ही नहीं पा रहे ऐसा ही, होते। ऐसा आप ही। आवाज दे रहे होंगे इमरान आवाज इमरान नहीं। इमरान, लेकिन इमरान को आवाज पहुंच हाथ नहीं भी होगी। नहीं हिलता। अच्छा ये कैफियत तो ये क्या होता है ये देखिए ये कैफियत तो आपको सुबह भी आती है ना, जब आप 7 बजे का आपने अलार्म लगाते हैं, 6:58 के ऊपर आप बंद कर देते हैं अलार्म और आपको पता है ये दोबारा बजेगा लेकिन आपको उठने का दिल नहीं है। लोग आपको जब आवाज़ दे रहे हैं आपको आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है लेकिन आप उठ नहीं रहे, Process ये नहीं कर रहे उस आवाज़ प्रोसेस नहीं कर रहे। तो ये तो नेचुरल मेरी सोते हुए और उठने से पहले ये नेचुरल मेरे कैफियत आती। कितनी दफ़ा होता है आप अभी हम आपस में बैठे बात कर रहे हैं, भाई बैठा हुआ 3 दफ़ा आपने उसको आवाज़ दी, हाँ जी कुछ कहा था आपने, हाँ, तो क्या lost आवाज़ है। तो गई थी ना, लेकिन उस वक्त उसकी कॉन्शियसनेस नहीं थी। हम ये बात कह रहे हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की तशख़ीस करते हैं तो उसका हम इंसान एक मुरक्कब है जिस्म, जहन और रूह का। जिस्म, जहन और रूह का। ख्वाब का ताल्लुक जहन और रूह के कॉम्बिनेशन के ऊपर है। असरात इसके जिस्म पर ही आते हैं क्योंकि प्रोसेस इसी ने करना, रूह इसी जिस्म के अंदर है। तो हम एज अ डॉक्टर हम भी इंटरप्रिटेशंस के ऊपर काम करते हैं, हम साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे भी काम करते हैं, दीन के इंटरप्रिटेशन को भी जिस हद तक जानते हैं तालिब इल्म की हैसियत से वो बताते हैं। पहले जिस्म चेक करते हैं, फिर जहन चेक करते हैं और फिर रूह चेक करते हैं। जैसे हमारे पास जब इस तरह के आते हैं कि जी मुझे ख्वाब ख्यालात का मजमूआ है, ये तो डिफाइन हो गया ना, हाँ, बिल्कुल। ख्यालात का मजमूआ है। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उस दिन उसका निज़ाम हाजमा कैसा था क्योंकि मेडिकली अगर आपका पेट ख़राब है तो वो जो गैसेस ऊपर चलती हैं, एनर्जी जो आपकी डिस्टॉर्ट होती है, ये सारा डेटा करप्ट कर देती है, ये सारा डेटा डिस्टॉर्ट कर देती है। आप सब देख लीजिए, आपको जैसी कोई अंदोना खबर आती है सबसे पहले गुड़ कहाँ होती है? हाँ, पेट में मेरी गुड़गुड़। अच्छा आप बैठे थे, आपकी कॉल है, आप उठ के जवाब दें, कहाँ शुरू होती है? क्योंकि यहाँ से एनर्जी सक हो जाती है और मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम उसको सक कर लेता है। तो वहाँ से कहानी शुरू होगी कि जी जिस्म कैसा था, उसके बाद फिर उसके जहन के हालात क्या थे और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फिर इसकी बात की तरफ इशारा किया जा सकता है कि अगर मुझे इस तरह के ख्याल आए थे तो उसका मतलब क्या होता है। अभी आपने एक बात कही, हमने भी यही कही कि अगर आप ख्वाब इस तरह डायरेक्ट बताएंगे तो वो नहीं बताना चाहिए। तो अगर एक मुझे कॉल के ऊपर कह रहे हैं मुझे यार आप मुझे बता दें, तो मैं खुद अपनी बात की तो वायलेशन कर रहा हूँ कि मैं उसकी सुन भी रहा हूँ और उसको वो चीज़ बता रहा हूँ बगैर बाकी डेटा जाने हुए। ना मुझे उसके जिस्म का पता, ना मुझे उसके जहन का पता, ना मुझे उसके रूह का पता, ना मुझे ऐसे एतकाद और बिलीफ सिस्टम का पता, ना मुझे पता आजकल उसके साथ क्या चल रहा है। हाँ नहीं तो ये क्रिएचर वाली फीलिंग कहाँ से आ गई कि किसी और मखलूक के पास है या कोई अच्छा, और ना पजेसिवनेस का वो फैक्टर आता है ना कि यार किसी कोई मुझ पे हावी है। ख्वाबों में अक्सर ऐसा बाज़ उठते हैं औक़ात तो इसको अरबी में कहा जाता है लगू। ये जो एक चीज़ होती है जो आप सोते हैं तो आपके ऊपर एक बंदा आके जैसे लेटता है, आप दबा देता है, आपके हाथ पाँव उठने पे भी मुश्किल होता भारीपन है, महसूस होता है। भारीपन होता है। उसे कहते हैं एक लघु, एक बाकायदा उसके एक नाम दिया गया है। एक कोई ऐसी एक ताकत है वो आती है इंसान के पास, या मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनको आगे दबा देता है। तो वो कोई ख़तरा वाली बात नहीं है। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि आपकी जो गुनाहों का कोई इशारा है, या बाज़ लोग कहते हैं कि आपकी कोई ऐसी चीज़ गलती थी उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी कोई ताकतें। जो लोग समझते ख्वाब के ज़रिए आना, तो ये तो इसके लिए तब जो अगर इसको ख्वाब में ये चीज़ आती है, हमेशा डर खौफ की तरफ आता है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि ये उठे, नमाज फ़जर की पाबंदी करे, नमाज़ पढ़े, 5 वक़्त के नमाज खुसूसन नमाज फ़जर पढ़े, दुरूद पढ़े आल मोहम्मद पर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औलाद पर, सदका दें, कुरान पढ़े। और खुसूसन जिन लोगों के लिए बुरे ख्वाब आते हैं, 3 मरतबा सूरह नास रात को पढ़ कर आप सो जाएं, आपको कभी ख्वाब नहीं आएगा। अच्छे ख्वाब ज़रूर आएंगे।
अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो गाइड है, ये वसवसा वाली नाम अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, ये वसवसा है, ख्यालात है, ये सोच है जो आपकी सोच के ऊपर हावी होती है, तो इस तरह के ख्यालात आते हैं, वरना इसकी कोई हकीकत से अच्छा, कोई बिल्ली का भी नहीं तो है। जिक्र कर रहे थे आप, बिल्ली का क्या हुआ? अच्छा, बिल्ली का तो बहुत से लोग बिल्ली देखने की बड़ी ताबीर की गई बिल्ली है। आगे से गुजर जाए, बिल्ली ख्वाब में आती है, काली बिल्ली देखते हैं वो भी मनहूस करार देते मैं खुद अभी एक दोस्त के साथ बहुत सियासी बड़ी एक कतावर हुक्मरान एक उसके साथ मैं कहीं जा रहा था, कुछ ऐसा पहले की बात है, सामने से बिल्ली गई तो पूरी ट्रैफिक को रोक दिया। हम थोड़ी खत्म ही नहीं होगा। मैंने कहा क्यों रोके भाई? कहते जब तक कोई गाड़ी हमसे या गुजरे उधर से, इसने मेरा रास्ता काटा है, हालांकि वो बहुत बड़े ओहदे पे था। हम थोड़ी देर इंतज़ार किए, कोई गाड़ी गुजरी तो फिर दोबारा कहा गाड़ी भी बंद करो, स्टार्ट करवाया। ये लेके ये नफ्सियाती मसाइल है, इसमें इस्लाम में कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि बिल्ली गुजर जाए कि आपके रास्ता काट दें। हाँ, ख्वाब में बिल्ली देखना वो ठीक नहीं होती है। बिल्ली देखना आपके बच्चों की तरफ नज़र देखना होगा कि अगर बच्चों के अंदर कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं कि आपके बच्चों को जो राह है, जो पढ़ाई पे है तो पढ़ाई ख़राब हो सकती है, गलत किसी रास्ते में पढ़ सकते हैं। माहिरीन ने जो है जो इल्म ख्वाब की जो ताबीर करते हैं, उन्होंने बिल्ली का ख्वाब में देखना आपके बच्चों के ऊपर उसका असरात की निशानदेही की है, और सदका दे दे बस। ये भी देख रहे होते हैं कि चोरी हो गई है करने वाला। और एक और जादू पे भी हमने थोड़े दिन पहले बात की थी। जादू पे तो आपको पूरा टॉपिक करना पड़ेगा। मैंने किया अभी जादू पे तो आपको पूरा टॉपिक करना पड़ेगा कि बिल्ली के ऊपर मैं बताऊं कि देखें, हमें कुरान और सुन्नत से एक बात पता लगती है कि अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ये इल्म देते हैं कि वह हैवानात से गुफ्तगू करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद का पूरा वाक़या, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक का बहुत सारा वाक़या जहाँ जानवरों ने शिकायत की अपने मालिकान की कि किस तरह उन्होंने उनके साथ जो है वो जुल्म किया। मेरा क़यास ये है कि अगर अल्लाह मुझे इस तरह का कोई इल्म देता और मैं उस बिल्ली से गुफ्तगू करता, तो बिल्ली ये कहती कि जो इंसान मेरे आगे से गुजरा है ना, मेरा सारा दिन ख़राब हुआ है। बल्कि एक और बात डॉक्टर साहब, आपकी एक बात को आगे बढ़ाऊं, आपकी एक बात को, बिल्ली के बारे में जब रसूल खुदा साहबे कराम के साथ बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, तो एक बिल्ली आई और आकर रसूल खुदा जब बातें कर रहा था, दरस या जो भी नसीहत वास कर रहा था साहबे कराम से, आके कबा में ऊपर बैठ गई। रसूल खुदा के कबा में बैठी तो आज़ान हो गया, बिलाल ने आज़ान दी, तो रसूल खुदा ने उस बिल्ली को नहीं जगाया, बल्कि साहबा से हुक्म दिया कि कोई कच्ची लाए, इसको काट कर, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। रसूल खुदा उस अबा को काटा, जाकर नमाज पढ़ा। तो बिल्ली जो होती है वो ज़ररदेह नहीं है, लोगों ने वो ज़रर समझकर, बहुत से लोग इस वहम में मुब्तला है कि बिल्ली रास्ते से गुजरने से इंसान के लिए जो है वो नुकसानदेह असल में क्या है, अगर ऐसी हम मिसालें रखेंगे तो वहमात वाली मिसालें तो हमारे माशरे में बेशुमार अच्छा, हैं। एक और बात, डॉक्टर साहब आपको शायद पता हो, गिलगित बल्दिस्तान में लंबड़ी गुजर जाती है ना, जैसे हम रास्ते में ओहो ड्राइवर जो होते हैं वो जश्न मनाते हैं। उसमें क्या होता है? बहुत खैर है, अच्छा है। अच्छा, आप मुझे पूछे कि इतनी लोमड़ियाँ होती हैं वहाँ पे और बहुत गुजरती हैं। मैंने तो उस ड्राइवर की जिंदगी में कोई खास तब्दीली आती नहीं, वो बहुत मालदार हो गया या बहुत ये सफर अच्छा ये रिवायात तफावत ये लोगों ने बन जाती है ना। और फिर आपने जैसे बिल्ली का जब जिक्र किया सरकार का, तो आप रहमतुल आलमीन हैं, ना मुस्लिमीन नहीं है, इंसानों के नहीं, रहमतुल आलमीन है। आलम में जितनी मखलूक़ात हैं वो उनका हिस्सा है। दूसरी तरफ आपने ये बताया कि हर इंसान के साथ बहुत सारी मखलूक़ात वैसे अटैच होती हैं। दो फरिश्तों पे तो आपको यकीन है ही, बिल्कुल ऐसे ही है ना कि दो हमेशा आपके साथ हैं। फिर अभी अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास का इसका मतलब वसवसे डालने वाली शैतानी सिफत हमारे साथ एक वो मखलूक के साथ अटैच है। फिर मेरा एक नफ्स बजाते खुद सारा डेटा जो है वो रख के बैठा हुआ है। तो आई ऑलवेज, ये तो मुझे पता है जिसका मुझे बता दिया गया, कितनी है ये रब जानता है। सही बात, ऐसा ही है ना। इसका मतलब है कि हम इस जब कायनात में रहते हैं तो इस कायनात की मखलूक़ात का हम हिस्सा है और उस हिस्से के ऊपर हमारे ऊपर मुतासिर हो सकते हैं। बचेंगे कैसे? सिर्फ तहारत से। क्या जिस्मानी तहारत, जहनी तहारत, रूहानी तहारत। 5 दफ़ा वज़ू हमें तहारत पे देता है। मैं तो बच्चियों से कहता हूँ कि जिस टाइम के ऊपर आपने नमाज नहीं भी पढ़नी, मुँह तो धोते हैं ना, आप वज़ू कर सकते हो, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। दूसरा, आपने देखे बड़ी शदीद किस्म की जो है वो आपकी वो मिलती है रिवायतें कि आपको अपनी पाकी के लिए जुनूब की जो कैफियत होती है, इसलिए कितनी जल्दी उसे बाहर आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को पाक रखना है। जिस्म पाक रखने वालों के गंदे ख्वाब कम आते हैं, जिस्म पाक रखने वाले, क्योंकि तहारत है ना।
इसी तरह फिर जहन के ऊपर कबाड़ा नहीं देखेंगे तो कबाड़ा डेटा नहीं जाएगा, ये तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखेगा वो रूहानी तौर पर मजबूत होगा, उसके ऊपर ये इस तरह के बुरे ख्यालात ख्वाब नहीं आएंगे, क्योंकि उसने अपने आप की तहारत का इंतज़ाम किया होगा। जहनी, जिस्मानी, रूहानी तहारत के लोग जो है वो इन सारी बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहते हैं। अच्छा, इनको इस बहस को कंक्लूड करते हुए आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि ख्वाब देख लिया, चलें वो प्रोसेस हो रहा है, ख्याल है, आपको जो है चलें किसी तरफ से इशारा भी कर रहा है, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन अब हर ख्वाब के पीछे पढ़ना चाहिए, उसकी ताबीर ढूंढने के पीछे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, छोड़ दें, क्या इस बारे में जो है ना वो ह्यूमन प्रैक्टिस क्या हो? देखिए, कुरान और अहदीस से ये बात तो साबित है कि ख्वाब हकीकत भी है और ख्वाब आते हैं, ख्वाब के हकीकतें मौजूद हैं। इसमें जैसे हज़रत यूसुफ से लेकर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के वाक़या कुरान मजीद में और भी अनबिया के वाक़यात मौजूद हैं। अब मसला ये कि ख्वाब के पीछे पढ़ना, अब हमें नहीं मालूम कौन अच्छी ताबीर करता है। उसकी बेहतरीन तरीका ये है कि आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बल्कि टेंशन देने की ज़रूरत है। आप बाज़ लोग ख्वाब के ज़रिए टेंशन लेते हैं, तो इससे बेहतर है आप उठने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़े, वज़ू करें, 5 वक़्त के नमाज़ पढ़े। अगर उस ख्वाब से आपको ऐसे लगता है कि आप परेशान हैं या कोई अच्छा ख्वाब है, उसकी वो भी ताबीर उसी तरह हो जिस तरह आपने ख्वाब देखा है, खुशी की, कामयाबी की, बुलंदी की या आगे बढ़ने की कोई निशानदेही होती है, तो तब भी सदका देना चाहिए ताकि वो ख्वाब उसी तरह उस मकसद तक पहुँचे जिस मकसद के लिए आपने ख्वाब देखा है, वो मकसद आपको हासिल हो जाए। और इसी तरह आपने कोई ख्वाब ऐसे देखा जिसमें आपको खौफ है, परेशानी है, या आप डर रहे हो या आपके अंदर परेशानी लायक हो रही है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप इधर उधर पढ़ने से बेहतर है आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से, बल्कि रसूलुल्लाह भी शामिल करके, तमाम साहबे कराम भी शामिल करके आप सदका दे दो उनके नाम से, और अपनी जान से सदका, मगर सदका मुस्तहक को जानी चाहिए। ये नहीं कि गलियों में आजकल पेशेवर अशखास को देने से, उसमें थोड़े से लोगों ने मुख्तलिफ इसके बारे में बयान किया है कि सदका आपका अकरबा, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली दाएं बाएं देखे उनको दे दें, सही। और बाकी सदका से आपकी जान छूट जाएगी। और वो ख्वाब चाहे किसी शक्ल और सूरत में भी होगा तो आपके लिए उसका नताइज अच्छे होंगे। और ये तो ख्वाब कैटेगोरिकल है, आपको तो वैसे भी कहा गया है कि भाई अगर आप ज़िंदगी में सदका देते हैं तो कितनी बलाओं को वो टाल देता है, कितनी मुश्किलों को, बीमारियों को टाल देता है। तो ये तो वो चीज़ है कि हर चीज़ का जो है ना वो आपके पास एक सॉल्यूशन अल्लाह ताला ने दिया हुआ, और उसका आखिरत में अजर भी बहुत बड़ा है, ना सिर्फ दुनिया में। इमरान भाई, आप कैसे कौन? देखिए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है, और कातिब तकदीर कुदरत रखता है कि तकदीर को बदल दे। कातिब तकदीर लिखी हुई तकदीर को बदल सकता है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। तो अगर आप और सदका नहीं कर सकते तो ये वाला सदका तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी की चेहरे पे मुस्कुराहट ला दीजिए, ये सदका है, सरकार का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत है, और कातिब तकदीर आपको इन तमाम चीज़ों से जो है वो महफूज रख लेगा। आप लोगों के लिए मुस्कुराने का सबब बनना बन जाए तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है ये सॉल्व हो जाएगी। और जैसे आपने बार बार कहा कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो भी जो है ना वो स्पैम फोल्डर में चली जाएगी, तो आप अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप जो है वो पॉजिटिव हैं। और फिर वही वाली बात कि इन सारी बहस को कंक्लूड करते हुए जैसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, तो मुझे भी ये आया कि कहते हैं ना वो एक मुहावरा है, बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े ही नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ है, पसंदीदा चीज़ है, तो वो उसके बारे में सोचती होगी, खाना चाहती होगी। तो जैसा भी इमरान भाई ने भी कहा था कि जो आप प्रोसेस करते हैं, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की तरफ और परसीव करेंगे, उस तरफ जो है ना वो चीज़ें आपके साथ वैसी ही होंगी। अच्छा जी, जाते जाते एक और सवाल आ गया, वो ये भी है कि ये जो हम ख्वाब देख रहे हैं, इसमें चूँकि बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं, कहते हैं ना बुज़ुर्गों के ख्वाबों में बड़ा जो है ना वो होता है, किसी बुजुर्ग में बड़ा वजन है। बुजुर्ग को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुरान के हिसाब से उम्र का बुजुर्ग बच्चा होता है। हाँ, बच्चे के ख्वाब अब हमारे तो जी बुजुर्गों को कहते हैं ना, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है। ख्वाब की जो ताबीर लिखी है ना, उन्होंने सबसे बेहतरीन जो ख्वाब जो मासूम होता है ना, बालिग होने से पहले खुसूसन 5 से 6 10 साल के दरमियान, खुसूसन 9 साल के दरमियान जो ख्वाब देखता है वो मासूम में आता है, पाक साफ में आता है। और अगर उसके घर में माँ बाप हराम नहीं खिलाते बच्चे को, तो उसके ख्वाब चाहे किसी सूरत में भी देख रहा है, अगर वो माँ बाप को बयान कर रहा है तो उसी तरह के नताइश होंगे। फ़ौरन सदका दे दे ताकि नताइश आपके लिए अच्छा हो। बाकी बुज़ुर्गों के हवाले से फिर एक लंबी बहस है, वो फिर बाज़ औक़ात उम्र के तकाज़े, उसने ज़िंदगी कैसी गुजारी है,
उसी हिसाब से ख्वाब की अपनी अपनी ताबीर होती। और हर बंदे के ख्वाब की जो ताबीर है, खुलासा मैं बता रहा हूँ कि ख्वाब हर इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ उसके लिए अल्लाह कोई इशारे दे रहा है, दूसरों के लिए नहीं दे रहा। और अगर दे रहे हैं तो आपके दाएं बाएं रहने वाले, आपके अकरबा रिश्तेदार, मरहूमीन, दोस्तों के लिए इशारे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बैठे बैठे प्रेडिक्शंस भी कर रहे होते हैं ख्वाब में। क्या होता है कि उन्होंने देखा ऐसा और ऐसा होगा तो वो ख्वाब सच भी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, जायदाद के मामला हो में, सकते हैं। शादियों के मामला बहुत सारा में, डेटा आपके पास पहले आ सकता है। ऐसे हमारे नफसानी किसी उलूम के है, मरने का नहीं पता लग जाता। मैंने बिल्कुल है। ख्वाब में देखा मर गया और बिल्कुल मर है। गया। लेकिन ये तो रोज आपके साथ होता है। किसी को कॉल मिलाने जा रहे थे, उससे पहले कॉल कर दिया आपको। आपने ख्वाब के अंदर देखा कि जी फुप्पी लाहौर के अंदर बिरयानी खा रही connectivity थी, कैसे है? आपने कॉल की। मैंने आपको कहा ना, हम जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर इसी कायनात का हिस्सा हैं। वी ऑल आर कनेक्टेड। मुझे बताया, अगर एक स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारी मछलियां हो और मैं करंट छोड़ूंगा तो किस मछली को लगेगा? सबको। इसका मतलब इस कायनात के आपका यही तो आपको कह रहा हूँ, आपका जो कहते हैं दुआ क्यों करो, अच्छा क्यों सोचो, आपका जहन का ख्याल इस कायनात का डेटा का हिस्सा है जो मुझे भी मुतासिर करेगा, क्योंकि मैं इसी कायनात में रहता हूँ, मैं इसी पानी में रहता हूँ, मैं इसी हवा में रहता हूँ, मैं इसी फ़ज़ा में रहता हूँ। क्यों ईद की, क्यों मतलब ये जो जब आफतें आती हैं तो क्यों सबको मिलके ओपन एयर में जाके नमाज पढ़नी होती है? क्यों हाथ उठा के दुआ करनी होती है, अल्लाह बारिश दे दे या बारिश रोक दे, या अल्लाह हमें ज़लज़ले से निकाल दे? क्यों सबको बाहर निकलना होता है? क्योंकि मेरी इंडिविजुअल दुआ की पावर कम होती है। क्यों जुम्मे में जाना पड़ता है, क्यों हज पे जाना पड़ता है, क्यों ईद के अंदर बाहर जाना पड़ता है, क्यों अब क्या ज़रूरत पेश आ गई है? कलेक्टिव। और फिर ऐसा भी होता है कि फिर आपको कोई ढूंढना भी पड़ता है। इसी तरह जब इस तरह के कहते हैं तो हज़रत अब्बास को लेके गए कि जी आले रसूल में, रसूल के ख़ानदान में कौन है जिसको साथ लेके भी चले या अल्लाह, कि ये अब इनको भी लाए हैं हम साथ, ये प्योर लोग हैं, इनको भी साथ लाए हैं, इनका भी कोई वास्ता लेके आए हैं आपके साथ मिलके। मांगने उसी के लिए गए, दुआ के लिए सबने हाथ उठाया, उनको भी शामिल इसीलिए लेके गए। तो ये मुझे फिर क्या होगा, कलेक्टिव तकबीरात पढ़ते हम जब शुरू करते हैं हज के टाइम के ऊपर, सब तकबीरात पढ़ते हैं, सबको तकबीरात पढ़नी है। क्यों? पूरी कायनात अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्यों लेके आया जाता है? क्योंकि उस वक्त इन सारे को लिए कलेक्टिव चेंज करना पड़ता है इस एनवायरनमेंट को। मेरा हर ख्याल मनफी हो या मस्बत, मेरा हर अमल मनफी और मस्बत। क्यों कुरान पाक में का एक आदमी की हलाकत सारी इंसानियत की हलाकत है? मुझे बताया इस वक्त युगांडा में बंदा जो मर गया, वो उसका मेरे से क्या ताल्लुक है? सही है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। कनेक्टिविटी है, और ये कनेक्टिविटी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच आगा बहिश्ती साहब, इमरान यूसुफ साहब, आप दोनों ने वक्त दिया, आप दोनों की आमद वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत सारी चीज़ों में हम वहम में पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो ये आज हमने सीखा कि ना करें, सदक़े का सहारा लें, नमाज का सहारा लें, आपके ज़्यादा मसाइल वहीं हल हो जाएंगे। इसी बात के साथ रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।